आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फलन। हमारा जो टॉपिक है वो फंक्शन है और इस एक वीडियो में पूरे फंक्शन को हम खत्म करेंगे। इसमें थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए वगैरह वगैरह के क्वेश्चन भी किए जाए ताकि जो भी प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं वो आप आसानी से बना पाओ। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे। चले शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। पहले बात करेंगे कि धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय जिसे हम i प्लस से डिनोट करेंगे, ये क्या होता है। तो जब भी धनात्मक पूर्णांक, तो इससे पहले आपको जानना चाहिए कि पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय क्या है। तो पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय ऐसे देख लेते हैं, उसे i से डिनोट करते हैं। वो होता है माइनस इन्फिनाइट से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और ये कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनाइट तक। ध्यान रखेंगे ये क्या है, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, इसमें क्या है, निगेटिव नंबर भी है, पॉजिटिव नंबर भी है और जीरो भी है। ये तो आपको पता है, कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होता, कंफ्यूजन यहाँ से होता है। धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय, तो जब भी आपसे धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय बोला जाए तब आप शुरू करोगे 1, 2, 3 से लेकर कहां तक, अनंत तक। ठीक है, अब आप इसको ध्यान से अगर देखोगे तो इसी को आप गिनती वाली संख्या बोलते हो, यानी कि इसी को आप प्राकृत संख्या बोलते हो, नेचुरल नंबर बोलते हो। यानी आपका जो नेचुरल नंबर होता है वो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय होता है। चले आगे, ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। तो ऋणात्मक पूर्णांकों के समुच्चय में हम सिर्फ निगेटिव वाले नंबर को लेते हैं, जैसे -4, -3, -2, -1। ठीक, ये है अपना ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। अब देख रहे होगे कि धनात्मक और ऋणात्मक में दोनों में से कहीं भी हमने जीरो का प्रयोग नहीं किया है। अगर आपसे धनात्मक पूर्णांक का समुच्चय पूछा जाए तब भी जीरो नहीं होता है और ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय में भी जीरो नहीं होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो शून्य है ना, वो ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, इसलिए इसे दोनों से बाहर रखा गया है। ठीक, थोड़ा सा यहां से समझते हैं। यहां पर इस बार लिखा गया है गैर धनात्मक। गैर धनात्मक कहने का मतलब है जो धनात्मक नहीं है। ठीक है, तो गैर धनात्मक कहने का मतलब हो जाएगा इस तरीके से, गैर धनात्मक के साथ वो पूर्णांक भी है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। गैर धनात्मक और गैर धनात्मक पूर्णांक में अंतर होता है। ठीक, तो गैर धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहे हैं पहले। तो गैर धनात्मक पूर्णांक अगर ले लें तो ये हो जाएगा -3, -2, -1, 0, है ना। गैर धनात्मक पूर्णांकों में हमने जीरो को शामिल कर लिया। सर क्यों आखिर शामिल कर रहे हैं, गैर धनात्मक कहने का मतलब आप ये समझ रहे हो, अगर आप नॉन पॉजिटिव का मतलब निगेटिव समझ रहे हो तो आप बहुत ही बड़ा गलती कर रहे हो। नॉन निगेटिव और नॉन पॉजिटिव जब भी आप बोलते हो, इसका मतलब ये होता है कि जब आप नॉन निगेटिव मतलब सॉरी नॉन पॉजिटिव गैर धनात्मक आप बोलते हो, इसका मतलब है कि वो धनात्मक नहीं है। हमसे क्या बोला गया है, वो धनात्मक नहीं है। तो अब आपके दिमाग में आएगा तो सर संख्या या तो धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है, यही हम चुप करते हैं। नहीं, संख्या धनात्मक भी होता है, संख्या सॉरी ये ऋणात्मक होता है और ये धनात्मक होता है, और इसके साथ साथ है ना न्यूट्रल भी होता है, उदासीन भी होता है, मतलब वो धनात्मक ऋणात्मक भी नहीं होता है। जैसे कि हमारा जो शून्य है, ना तो वो धनात्मक के कैटेगरी में आता है और ना ही ऋणात्मक के। तो जब भी हम गैर धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, इसका मतलब निगेटिव के साथ साथ हमें जीरो भी लेना पड़ेगा। ठीक, उसी तरीके से अगर आपको गैर ऋणात्मक पूर्णांक बोला जाए तो भैया 0, 1, 2, 3 इस तरीके से। यहाँ पर कोई भी संख्या जो लिखे हैं बताइए क्या वो निगेटिव है क्या, सर 0 नहीं है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, यानी ये गैर निगेटिव है। यानी गैर शब्द आएगा तो आप जीरो का प्रयोग करोगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान से इसको देखो,
गैर ऋणात्मक पूर्णांक को थोड़ा सा ध्यान से देखो, क्या ये जाना पहचाना नहीं लग रहा है? जिसे आप होल नंबर बोलते हो, पूर्ण संख्या, यानी कि जो अपना गैर ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय है वही क्या है? होल नंबर है, पूर्ण संख्या है। चले आगे, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा गलती क्या होता है बच्चों के द्वारा, कि वास्तविक संख्या के समुच्चय में वो इस तरीके से लिखने लगते हैं कि -2, -1, 0, 1 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। ये बिल्कुल गलत तरीका है वास्तविक संख्या को रिप्रेजेंट करने का। क्यों? क्योंकि अगर हम पूछें कि 1 और 2 के बीच कितने वास्तविक संख्याएं हैं, तो जवाब होगा सर अनंत, है ना? तो आप इस चीज को तो यहां पर लिखे ही नहीं है, ठीक ना? तो कभी भी इस तरीके से वास्तविक संख्या को रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। ये भैया इसे लिख रहे हो तो इन दोनों में अंतर ही क्या है ना? आप ये बताओ, आपका पूर्णांक के समुच्चय में और वास्तविक संख्या के समुच्चय में कुछ अंतर है क्या? नहीं। तो याद रखेंगे, जब भी वास्तविक संख्या का समुच्चय आए आप उसे अंतराल के रूप में लिख लो, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि ऐसे सिंपल सा -∞ से इन्फिनाइट और दोनों तरफ छोटा ब्रैकेट लगा लोगे, है ना? दोनों तरफ क्या लगा लेंगे? छोटा ब्रैकेट। छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, दो टाइप का ब्रैकेट लगता है, तो ये अंतराल रूप के रूप में, है ना? चलिए, अब ये हो गया वास्तविक संख्या। अब बोल रहे धनात्मक वास्तविक संख्या, फिर से वही बात, धनात्मक वास्तविक संख्या। इसका मतलब ये है कि ना तो हम ऋणात्मक को लेंगे और ना ही हम जीरो को लेंगे, यानी कि जीरो को भी छोड़ना है और ऋणात्मक संख्याओं को भी हमें छोड़ना है। तो ऐसा समझते हैं कि ये कहां से शुरू होगा। तो अब आपको लगेगा सर जीरो तो छोड़ देना है, पहले इधर इन्फिनाइट तक जाएंगे, सर इधर जीरो को छोड़ देना है, यानी जीरो से बड़ा नंबर 1 ले लें, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है? ये गलत हो जाएगा। यहां पर आपको जीरो ही लिखना है, ठीक है? जीरो ही लिखना है, क्योंकि ये छोटा ब्रैकेट इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है कि छोटा ब्रैकेट के बगल में जो चीज लिखा हुआ है उसको छोड़कर उससे बड़ा संख्या लेना है। यानी यहां पर ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कह रहा है कि भैया देखो, ये जीरो नहीं खेलेवे के, जीरो से तनिका सा बड़ एगो वास्तविक संख्या ले लेवे के बाद, ठीक ना? इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरीके से यहां पर आते हैं ऋणात्मक वास्तविक पूर्णांक, है ना? सॉरी, ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय क्या है? तो हम लिखेंगे -∞ से 0। फिर लिखेंगे काल्पनिक संख्याओं का समुच्चय क्या है? तो काल्पनिक संख्या क्या है भैया? जो अपना वास्तविक नहीं है वो काल्पनिक है, जैसे आयोटा, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना? फिर सम संख्याओं का समुच्चय। चले, सम संख्याओं का बात किया जा रहा है तो 2, 0, 2, 4 इस तरीके से ले लेंगे सम संख्या। लेकिन अगर प्राकृतिक सम संख्याओं का समुच्चय बोले तो उस समय हमें 2, 4, 6 लेना पड़ेगा। ध्यान देंगे भैया, सम संख्याओं का समुच्चय 0 से शुरू होता है, प्राकृतिक सम संख्याओं का जो समुच्चय होता है वो 2 से शुरू होता है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप प्राकृतिक शब्द लगा देते हो तो प्राकृतिक संख्या जो होता है वो 1 से शुरू होता है, तो अपना जो है भैया 0 प्राकृतिक संख्या तो नहीं है, वो प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए यहां से 0 को हटा दिया जाता है। ऐसे सिर्फ बोला जाए कि भैया बताओ 0 सम संख्या है कि नहीं, तो जवाब होगा हाँ 0 सम संख्या है। लेकिन क्या 0 प्राकृतिक सम संख्या है? नहीं। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। विषम संख्याओं का समुच्चय, तो विषम संख्या 3, 5, 7 इस तरीके से होगा, है ना? चले नोट कर लेंगे इसको। बात करते हैं अब महत्तम पूर्णांक पे, है ना? यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? तो माना x बिलोंग्स टू r, है ना? x बिलोंग्स टू r कहने का मतलब समझ लेते हैं इसको भी। जब भी आपको इस तरीके का मिलता है तो x बिलोंग्स टू r, तो r से हम हमेशा वास्तविक संख्या को, रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं ना, रियल नंबर। और x हमारा मान लेते हैं कोई संख्या है जो एक वास्तविक संख्या होगा, कुछ भी हो सकता है, वास्तविक संख्या में से कोई भी एक मान है x का, कोई भी एक टाइम में एक ही हो सकता है ना। माना x बिलोंग्स टू r, फिर अगर बड़े ब्रैकेट के अंदर x लिखा गया है,
है ना, फिर इतना x से कम या x, है ना, उसके बराबर महत्तम पूर्णांक दर्शाता है। कहने का मतलब ऐसा है कि मान लीजिए ऐसे ब्रैकेट में हम 1.2 लिख दिए, ठीक है, तो ये क्या है, ये x से कम, यानी ये अभी हमारा x का वैल्यू कितना है सर, x का जो वैल्यू है यहाँ पर 1.2 है, तो ये जो अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये जो है अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो x से यानी कि 1.2 से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक, इस चीज को समझते हैं। इसको समझने के लिए ऐसा पहले समझते हैं कि ये अपना एक रियल लाइन नंबर है, और यहाँ पर ले लेते हैं 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, और 1.2 सपोज कि यहाँ पर होगा, ये वाला पॉइंट जो है 1.2 है। तो हमें महत्तम पूर्णांक में क्या होता है कि x से छोटा, ठीक है, x से छोटा या उसके बराबर, ठीक, का संख्या लेना होता है। x से कम या उससे उसके बराबर महत्तम पूर्णांक लेना होता है। महत्तम मतलब अधिकतम। जैसे अगर हम पूछें कि 1.2 से छोटा पूर्णांक बताइए, तो सर 1.2 से छोटा 1 भी है, 0 भी है, -1 भी है, -2 भी है, लेकिन महत्तम इन सब में से बड़ा कौन है सर, 1, इसे बोलते हैं महत्तम पूर्णांक। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे जहां आपका x है वहां से जो सबसे नजदीक का पूर्णांक संख्या होगा वही आंसर बनता है। जैसे इसका जो आंसर होगा वो 1 होगा। फिर से समझते हैं कि अगर आपको 5.25 दे दिया गया हो, ठीक है, तो ऐसे समझें कि अगर हम यहाँ पर ले लें कि यहाँ पर अपना 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और ये 6 है, तो यहाँ पर कहीं अपना मान लेते हैं 5.25 होगा। ठीक है, तो इससे छोटा और महत्तम, यानी इसके बाएं तरफ में जो सबसे पहला पूर्णांक संख्या है वही अपना आंसर होगा, यानी इसका जो आंसर होगा वो 5 होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। अब सिंपल सा बात है, यहाँ पर ले लेते हैं 1.6 ले लेते हैं, 2.9 ले लेते हैं, 3.921 ले लेते हैं और 0.111 ले लेते हैं। इस तरीके का नंबर ले लेते हैं। अब हमें बताना है कि ये महत्तम पूर्णांक इसका क्या होगा। तो सिंपल सा बात है, कितना है, इसका 1 होगा सर, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा, इसका 0 होगा, है ना, 1 2 3 0, है ना। अब आपके दिमाग में कुछ कुछ आ रहा होगा कि अगर आपसे कुछ इतना पूछ लिया जाए तो महत्तम पूर्णांक क्या होगा, तो जवाब होगा सर 16। अच्छा सर, यानी कि दशमलव वाले को छोड़कर इसको लिख देना है, यही समझ रहे हैं। तो भैया ठीक ठाक ही समझ रहे हो, लेकिन आप फंस सकते हो अगर आप इसको देख करके ये समझ रहे हो कि दशमलव वाले को छोड़ करके लिख देना है। ठीक है, जैसे 1.6 में से 0.6 हटा दिए 1 बचा, 0.9 हटा दिए 2 बचा, 0.921 हटा दिए 3 बचा, 0.11 हटा दिए 0 बचा, और 0.21 हटा दिए सर 16 बचा। इस तरीके से ही करना है, तब फंस जाओगे। क्या, अगर कहीं आपसे ये क्वेश्चन कोई पूछ ले कि भैया मोरे बता दो इसका क्या होगा, तो तुम इसके अनुसार तुम तुरंत बोलोगे कि सर 0.7 को हटा करके आप -2 बोल दो और तुरंत आंसर हो जाएगा गलत। ठीक है, तुरंत आंसर हो जाएगा गलत। क्यों सर, आइए समझते हैं। पहले ऐसे लेते हैं, माइनस इन्फिनाइट यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर -3 -2 -1 और 0 ले लेते हैं। -2.7 कहाँ होगा सर, -2.7 जो होगा ना वो यहाँ पर होगा, यानी कि -2.7। और क्या है, x से कम, यानी इस वाला संख्या, ये जो अंदर है यही x है, इससे कम या इसके बराबर। ठीक, इससे कम यानी हमेशा बाएं तरफ वाला पूर्णांक लेना है, तो इसके बाएं तरफ में कौन सा पूर्णांक है, -3, यानी इसका जो सही उत्तर होगा वो -3 होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अब क्या करना है अपने को, अगर आप ग्राफ वाला समझ गए हैं तो बहुत अच्छा है। अब इसको डायरेक्टली बताते हैं। दो ही चीज है, देखें, अगर आपको धनात्मक दिया है नंबर और आपको
ऋणात्मक भी दे रखा है, तो धनात्मक वाले में आपने जो शुरू में सोचा था वही सही है। ठीक है, हमें क्या लिखना है, दशमलव वाले को हटा करके आंसर दे देना है, दशमलव वाले को हटा करके आंसर देता है। यहाँ तो सर दशमलव ही नहीं है, डायरेक्ट 7, क्योंकि x के बराबर भी हो सकता है और x से छोटा हो सकता है, कम या बराबर, यही बात हुआ है ना। लेकिन जैसे ही निगेटिव नंबर आए, जैसे ही निगेटिव नंबर आए, दशमलव वाले को फिर से हटाना है, लेकिन इसमें एक और कम कर देना है। जैसे -5 में -1 जोड़ दो, ये -5 आया ना, इसमें -1 करके आंसर बोलोगी सर -6 होगा। यानी अगर आपसे पूछा जाए -10.213, तो आंसर होगा 10 - 1 -11, -10 - 1 -11। इसको क्या बोलते हैं भैया, महत्तम पूर्णांक बोलते हैं। यानी यहां से तो ये समझ में आ गया कि महत्तम पूर्णांक लिखना कैसे अपने को, है ना। लेकिन ऑब्जेक्टिव में एक प्रश्न पूछा जाता है बार बार, बहुत बार, और बहुत सारे एग्जामों में इस प्रश्न को पूछा गया है कि यदि किसी संख्या x का महत्तम पूर्णांक, है ना, किसी संख्या x का महत्तम पूर्णांक इतना है, तो बताइए निम्न में से कौन सा सत्य है। तो आपसे पूछा जाएगा x एक और दो दोनों, और इससे 2 दे देते हैं, और चौथा ऑप्शन मान लो कुछ और देते हैं, नन ऑफ दिस। तो याद रखें हमने क्या पढ़ा है कि बराबर भी होता है, यानी x और महत्तम पूर्णांक, x और x का महत्तम पूर्णांक बराबर भी हो सकता है, सर पहला वाला ऑप्शन सही है। और x से कम भी हो सकता है, यानी x बड़ा भी होता है, यानी दूसरा वाला भी सही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन 3 होगा। या हो सकता है कि ऑप्शन में कुछ ऐसा दे दे, है ना, इस तरीके का दे दे, तब आपका जो सही उत्तर होगा वो पहला होगा। या तो x देखो भैया बराबर होगा या बड़ा होगा, महत्तम पूर्णांक से x क्या होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा। चले नोट कर लेंगे। तो अब अगला है भिन्नात्मक भाग, है ना। फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, हम जानते हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना, यानी जो x है अपने महत्तम पूर्णांक के बराबर या उससे बड़ा होता है। संख्या x और इसके महत्तम पूर्णांक इतना के बीच के अंतर को x का भिन्नात्मक भाग कहा जाता है। सिंपल सा बात है भैया, जब आप, है ना, x में से इसके महत्तम पूर्णांक को घटाइएगा, तो इसका जो अंतर होता है इसी को फ्रैक्शनल पार्ट कहा जाता है, फ्रैक्शनल पार्ट, है ना। इसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर x को लिख करके सूचित किया जाता है, और अपना फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, भिन्नात्मक भाग इतना। ठीक है, जैसे अगर पूछा जाए कि अगर आपका जो x है वो 2.123 है, तो बताइए इसका भिन्नात्मक भाग क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा। ठीक, तो आप बोलेंगे सर फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, यानी 2.123 माइनस, और ये पॉजिटिव नंबर है, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला नंबर होगा, यानी कि 2, तो अपना आएगा 0.123, ये इसका आंसर होगा। हो सकता है कि आपको दिया जाए कि जो अपना x है वो है -215, ठीक, तो आपसे पूछा जाएगा कि कितना होगा। ठीक, तो आप क्या करेंगे, -2.15 माइनस इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखेंगे ना, हाँ जी, तो यानी कि -2.15 ये माइनस है, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा सर, -2.15 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा ना सर, पहले पॉइंट के इस साइड यानी -2 ले लेते हैं,
और निगेटिव नंबर है इसलिए और एक माइनस कर देते हैं, यानी जो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो होगा -3। तो यहाँ पर लिखते हैं -3, -2 1.5 माइनस माइनस +3, यानी जो अपना उत्तर होगा ना मेरे भाई वो होगा 0.85। 0.85। तो यहां से एक चीज अपने को समझना है, अगर संख्या धनात्मक है फिर भी ये धनात्मक रिजल्ट देता है, और संख्या अगर हमारा x ऋणात्मक है फिर भी ये धनात्मक रिजल्ट देता है। तो ये समझने वाली बात है, किसी भी संख्या का भिन्नात्मक भाग हमेशा गैर ऋणात्मक होता है, मतलब गैर ऋणात्मक, निगेटिव नहीं होता, वो जीरो भी हो सकता है वो धनात्मक भी हो सकता है, लेकिन गैर ऋणात्मक होता है और एक से कम होता है। पहले तो भैया वो गैर ऋणात्मक होता है और दूसरा बात एक से कम होता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, एक से कम, इस तरीके से जी हो गया एक से कम। और गैर ऋणात्मक यानी ऋणात्मक नहीं होता है, इसका मतलब ये या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा। तो याद रखेंगे किसी भी संख्या का भिन्नात्मक भाग जीरो या जीरो से बड़ा और एक से छोटा होता है। चलें नोट कर लेंगे। चलें अब बात कर लेते हैं अंतराल पे, है ना। इंटरवल क्या है? दो वास्तविक संख्याओं a और b, जहां a छोटा है b से, में मध्य x के सभी वास्तविक मानों के समुच्चय अंतराल कहा जाता है ना। कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं अपने पास दो संख्याएं हैं, एक a है और एक b है, ठीक है। ठीक, रियल लाइन नंबर से समझते हैं इसको, ये अपना रियल लाइन नंबर है, ठीक। मान लेते हैं यहाँ पर a है और यहाँ पर b है। हमेशा छोटा वाला नंबर बाएं साइड और बड़ा वाला नंबर दाएं साइड लिखा जाता है, और इसके बीच में कहीं, है ना, यहाँ से यहाँ के बीच में कहीं भी अपना जो है वो x है ना। x कहीं भी हो सकता है, यहाँ 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 बीच में। तो x के कितने मान हो सकते हैं सर? अगर ये वास्तविक संख्या है तो x के तो अनंत मान हो सकते हैं, तो वही लिखा गया है x के सभी वास्तविक मानों के समुच्चय, है ना, को, है ना, समुच्चय को अंतराल कहा जाता है। अब यहां से क्या है कि यहां से एक समुच्चय बनेगा भैया, x का मान कुछ भी हो सकता है। मान लो ऐसे समझते हैं, नंबर से समझते हैं, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 5 है, तो हो सकता है x का मान 1.1 हो, 1.2 हो, 1.123 हो, 2.5 हो, 3.2 हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो x कुछ भी हो सकता है, तो उन सभी संख्याओं का समुच्चय बनाना जो होता है उसी को अंतराल कहते हैं, ठीक। उसी को क्या बोलेंगे? अंतराल करेंगे। संख्या a और b को अंतराल का अंत्य बिंदु, एंड पॉइंट कहा जाता है। इसका एंड पॉइंट मतलब ये खत्म, इससे बड़ा नहीं हो सकता और इससे छोटा नहीं हो सकता। x का मान a से छोटा नहीं हो सकता, x का मान b से बड़ा नहीं हो सकता। b माइनस ए, जब आप b में से a को घटाते हो, यानी बड़ी वाली संख्या में से जब आप छोटी वाली संख्या घटाते हो, को अंतराल की लंबाई ये पूछा जाता है ना। बताइए, ऐसे आपको दे दिया जाएगा, मान लो कि आपको ऐसे दे दिया गया कि एक अंतराल है, बताइए इस अंतराल की लंबाई क्या है। तो जब भी आपसे अंतराल की लंबाई पूछे तो आपको क्या करना है? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देना है, नहीं 4। इसकी अंतराल कितनी होगी? 4। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। अंतराल ज्ञात करें तो क्या करेंगे? बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा देंगे, यानी 13 में से 2 को घटा देंगे और अपना उत्तर क्या होगा? 11, यानी कि अंतराल की लंबाई क्या होगा? 11 होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि अंतराल को दो भागों में बांटा जा सकता है, पहला परिमित और दूसरा है अपरिमित, फाइनाइट इंटरवल और इनफाइनाइट इंटरवल। सर ये फाइनाइट इंटरवल क्या है, इनफाइनाइट इंटरवल क्या है? क्या है ना कि अगर किसी संख्या नहीं, अगर किसी अंतराल का लंबाई, ठीक है, एक निश्चित संख्या हो, मतलब अंतराल का जो है
अगर अंतराल का लंबाई निश्चित आ गया तो बोलेंगे वो परिमित है। अगर अंतराल का लंबाई अनिश्चित आ गया तो बोलेंगे वह अपरिमित है। सर ये निश्चित और निश्चित नहीं समझ में, आप बात को समझते हैं। जैसे कि आपको एक अंतराल दे दिया गया 0 से 3, तो इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई सर बड़ी वाली संख्या में से अपने को छोटी वाली संख्या घटाना है, यानी कि 3। तो 3 निश्चित संख्या है ना, ये तो पता है 3 का मतलब 3 होता है, 1 2 3, 2 से बड़ा 4 से छोटा, ये तो पता है ना। ये एक अनिश्चित संख्या है, तो यानी ये वाला जो अंतराल है ये परिमित अंतराल के अंतर्गत आएगा। ठीक, तो सर अपरिमित अंतराल क्या है? तो आपको ऐसा मान लो दे दिया गया इस तरीके का, ठीक, 1 से इन्फिनाइट। अब इसका अंतर क्या होगा? सर इसका अंतर बड़ा संख्या यानी इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट में से 1 को घटाएंगे फिर इन्फिनाइट होगा। तो क्या इन्फिनाइट एक फिक्स नंबर है? नहीं, इन्फिनाइट फिक्स नंबर नहीं है। इन्फिनाइट मतलब कुछ नहीं, सोच, जहां तक सोच सकते हो और वो कभी खत्म नहीं होगा, यानी इन्फिनाइट फिक्स नहीं है। तो इस प्रकार अगर जो आता है उसे बोलते हैं अपरिमित अंतराल, या सिंपल सा समझो जिसमें इन्फिनाइट आ गया वो अपरिमित होता है। क्लियर है? पहले इसको नोट करेंगे फिर और इसको समझते हैं। चलिए बात करते हैं परिमित अंतराल और अपरिमित अंतराल पे। तो परिमित अंतराल पता है कि जिस अंतराल की लंबाई निश्चित हो, है ना, वो परिमित है, और जिस अंतराल की लंबाई अनिश्चित हो यानी इन्फिनाइट रिजल्ट है, इन्फिनाइट लंबाई कितना हो जाए, इन्फिनाइट हो, उसे बोलते हैं अपरिमित। अब इनमें छोटा सा एक अंतर है लिखने का, तो याद रखेंगे अंतराल में जब भी हम अंतराल रूप में लिखते हैं हम ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं, या तो हम छोटा ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे, है ना, या बड़ा ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। तो सर बड़ा का कब करना है, छोटा का कब करना है? तो अगर आपको सिंबल ऐसा मिले, या तो यानी ग्रेटर देन हो या लेस देन हो, तब आपको छोटा कोष्ठ का प्रयोग करना है। ठीक है? अगर सिंबल इस तरीके का हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो या लेस देन इक्वल टू हो, तब आपको बड़ा ब्रैकेट का प्रयोग करना होता है। ठीक है? दोनों में सेम है, इसमें भी और इसमें भी। सर ये तो क्लियर है। ठीक है, अब एक बात हमेशा याद रखना है इसमें कि अपरिमित तभी होगा जब उसमें इन्फिनाइट आएगा। ठीक ना, इन्फिनाइट आएगा तो याद रखेंगे हमेशा इन्फिनाइट के साथ छोटा ब्रैकेट का ही प्रयोग करेंगे। जहां इन्फिनाइट होगा वहां पर छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, दम ये निश्चित है, फिक्स है। इन्फिनाइट यानी छोटा ब्रैकेट का आपको प्रयोग करना है। चलिए अब इसमें पहले नंबर पे आते हैं। पहला नंबर का क्या होता है? पहला नंबर का केस इस तरीके का होता है कि मान लीजिए आपको ऐसा दे दिया गया, ठीक है, तो इसे हम अंतराल रूप में लिखते हैं, तो ऐसे लिखेंगे, ये ए है ना और ये बी। पहले ए कॉमा बी लिख लेते हैं, ए कॉमा बी, ये छोटी वाली संख्या और ये बड़ी वाली संख्या। ठीक ना, जो एक से ए से बड़ा है और बी से छोटा है तो ये दोनों संख्या होंगे। ठीक है ना, अब देखें ए के बगल में कौन सा चिन्ह लगा है? सर ए के बगल में छोटा का चिन्ह लगा है, ए छोटा है एक्स से, तो छोटा मतलब यहां पर समझना है छोटा है, तो यहां पर छोटा वाला का ब्रैकेट लगा लेते हैं। और बी के बगल में कौन सा है? तो सर बी जो है वो एक्स से बड़ा है, फिर भी यहां पर छोटा का ब्रैकेट लगा है। सर नहीं समझे, छोटा होगा तब भी छोटा ब्रैकेट, बड़ा होगा तब भी छोटा ब्रैकेट? नहीं भैया, अगर इन सिंबल के साथ बराबर का प्रयोग किया गया है तब आप बड़ा ब्रैकेट लगाओगे। ठीक है ना, याद रखेंगे, ब से बड़का, अब ब से बराबर, जहां पर बराबर का चिन्ह होगा वहां पर बड़ा ब्रैकेट लगाना है। क्या बराबर का चिन्ह है? नहीं, छोटा ब्रैकेट। बराबर का चिन्ह है, छोटा ब्रैकेट। ठीक है, अब इसको ऐसे रेखा से समझते हैं। अगर रेखा पर हमें इसे निरूपित करना हो तब क्या करेंगे? तो मान लेते हैं यहां पर हमारा ए है,
और यहां पर बी है। ठीक, तो अगर बराबर का चिन्ह नहीं है तो एक छोटा सा यहां पर सर्कल दे देते हैं, सर्कल दे देते हैं, और इस वाले लाइन को थोड़ा सा मोटा करके लिख देते हैं। मैं इस तरीके से जिगजैग कर देता हूं, ठीक है, तो इस तरीके से भी नोट किया जाता है। ठीक, अब क्या है ना, कहीं कहीं इस वाले के लिए छोटा ब्रैकेट ना दे करके इसको ऐसे भी निरूपित किया जाता है, बड़ा ब्रैकेट को उल्टा करके, जैसे इस तरीके से भी। ठीक है, यानी छोटा भी ब्रैकेट दे सकता है या इस तरीके का भी ब्रैकेट दे सकता है। किसके लिए? ओपन वाले के लिए। इसको बोलते हैं ओपन। ये क्या है? ओपन है। इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया ओपन इंटरवल, है ना, खुला अंतराल। इसका नाम है ओपन इंटरवल, खुला अंतराल। ठीक है, चलिए इसी में यहां इसी वाला इधर देखते हैं ना, इसे अभी रखते हैं, बाद में इसको समझ लेंगे, पहले इसको नोट कर लेंगे फिर दूसरा समझते हैं। दूसरा अपना होगा कुछ इस तरीके का। ठीक, तो फिर से लिखेंगे, ए और बी है तो ए कॉमा बी लिख लेते हैं। इस बार देखें बराबर का चिन्ह आया है, यानी ब से बराबर, ब से बड़का, यानी बड़ा ब्रैकेट लगेगा, और यहां पर बराबर का चिन्ह नहीं है इसलिए छोटा ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, अगर इसे हमें रेखा पे दर्शाना हो तो अगर हमारा यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है तो ए पर इस तरीके से इस बार डॉट बना देंगे और बी पर ऐसे सर्कल बना देंगे और इसे थोड़ा मोटा कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, अगर आप चाहें इसे सर इस तरीके से लिखना हो तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ए पर बड़ा ब्रैकेट, बी पर भी बड़ा ब्रैकेट से दर्शाना हो लेकिन इसको उल्टा साइड ऐसे खोल देना है। तो ये किसी किसी एग्जाम में या किसी किसी बुक में इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन आपके बोर्ड वाले एग्जाम में इसका ही अधिकतम प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये जान लेते हो सकता है ऐसे भी क्वेश्चन आपसे दे दे। ठीक है, इसका क्या नाम है? तो इसे बोलते हैं क्लोज ओपन इंटरवल, है ना, बंद खुला अंतराल। चले 3 नंबर पे आते हैं। 3 नंबर हो सकता है ये, फिर से ए कॉमा बी लिख लेते हैं। ए के बगल में जो है छोटा ब्रैकेट देना होगा और बी में बराबर है इसलिए बड़ा ब्रैकेट देना होगा। अगर हम रेखा पर दर्शाएं तो ए और यहाँ पर बी है तो ए पर और बी पर क्लोज। ठीक, और इसे इस तरीके से, और इसका नाम क्या होगा सर? इसका नाम होगा ओपन क्लोज, है ना, जहां बड़ा आता है उसको क्लोज पढ़ा जाए, सॉरी जहां बराबर आता है हाँ वही बड़ा ब्रैकेट, है ना। अगर अगर बराबर का साइन है उसे आप क्लोज पढ़ोगे, बंद पढ़ोगे, और बराबर का साइन नहीं है तो आप उसे ओपन पढ़ोगे, खुला पढ़ोगे। और अगला हो चौथा हो जाएगा अपना ये, है ना, यानी ए कॉमा बी, ए पर भी बड़ा और बी पर भी बड़ा, इस तरीके का। और इसका जो होगा वो इस तरीके से लिख लेंगे और यहाँ पर भी डॉट डालेंगे और ये भी डॉट डालेंगे और ये इस तरीके से। और इसका क्या नाम है? इसका नाम है क्लोज इंटरवल। ये है अपना क्लोज इंटरवल, बंद अंतराल। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लेंगे। चलिए आइए अब थोड़ा सा अपरिमित वाले को भी समझ लेते हैं। ठीक है, अपरिमित वाले में क्या है ना कि आपको एक तरफ एक नंबर दिया जाएगा और दूसरी तरफ खुला रहेगा। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया कि x, ठीक ना, इस तरीके से a से बड़ा है बस। अब इस साइड कुछ नहीं दिया गया, यानी ऐसे समझते पहले कि यहां पर a है और x इससे बड़ा है तो ये x कहां तक जाएगा सर? अब चलता जाएगा इन्फिनाइट तक, है ना, इन्फिनाइट तक। ये कहां तक जाएगा? इन्फिनाइट तक, है ना। तो क्या है, इसको अगर हमें लिखना है तो लिखेंगे a। अगर इस साइड कुछ नहीं दिया तो हम इधर
इन्फिनाइट लगा लेते हैं अपने मन से। इधर अगर कुछ नहीं दिया तो मान के चलेंगे कि इधर इन्फिनाइट है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ कहाँ तक जाएगा सर, अनंत तक जाएगा, यानी इन्फिनाइट तक जाएगा। और एक बात हमेशा याद रखना है, इन्फिनाइट में हमेशा ओपन का प्रयोग होता है, छोटा ब्रैकेट का प्रयोग होता है। अब डिसाइड करो ए पर क्या होगा, छोटा ब्रैकेट होगा या बड़ा ब्रैकेट होगा। सर बराबर के चिन्ह रखब, इसलिए छोटा ब्रैकेट होगा। चलिए आगे, हो सकता है कि x b से छोटा हो, ये पहला ले लेते हैं, ये दूसरा ले लेते हैं, इस तरीके का हो। तो आप क्या लिखेंगे, सर b से छोटा है, b इधर है तो b से छोटा होगा तो x इधर आएगा, यानी ये कहां तक जाएगा, माइनस इन्फिनाइट तक जाएगा। तो सर इसका जो अंतराल बनेगा माइनस इन्फिनाइट से b बनेगा। याद रखेंगे, अगर छोटा वाला नहीं दिया हो तो माइनस इन्फिनाइट प्रयोग करेंगे, और बड़ा वाला नहीं दिया हो तो इन्फिनाइट का प्रयोग करेंगे। और इन्फिनाइट पर हमेशा छोटा ब्रैकेट लगता है, और b के साथ बड़ा नहीं आया है, इसलिए यहाँ पर भी छोटा लगेगा। या हो सकता है 3 नंबर ऐसे समझें कि a से बड़ा या बराबर है, तो सर इसका मतलब a से इन्फिनाइट जाएगा, a पर बड़का ब्रैकेट और इन्फिनाइट पे तो हमेशा छोटका ही होता है। और 4 नंबर क्या हो सकता है, x b से छोटा या बराबर है, यानी माइनस इन्फिनाइट से b जाएगा, इन्फिनाइट तो हमेशा छोटा और b से बराबर या छोटा है ना, इसलिए बड़ा ब्रैकेट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है ना, चलिए इसको भी नोट कर लेंगे। हमने एक छोटा सा प्रश्न ले रखा है। प्रश्न है, प्रत्येक अंतराल एक परिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है, दोनों ए और बी, मतलब परिमित और अपरिमित दोनों हो सकता है, सी एंड डी। आंकड़े अपर्याप्त है, इसका जवाब हम नहीं बता सकते। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा तो अपरिमित है, अपरिमित समुच्चय है। सर अपरिमित समुच्चय किसे बोलते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि परिमित समुच्चय किसे बोला जाएगा और अपरिमित समुच्चय किसे बोला जाएगा। जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या को गिना जा सके, जैसे 1 2 3 5 है ना, इसमें कितने अवयव हैं सर, इसमें 4 अवयव। आप गिन लिए तभी तो बताएं, है ना। तो जिसे गिना जा सकता है वो परिमित। अगर आपको मैं ऐसे बोल दूं कि बताओ भैया के गो अवयव है, सर इसमें नहीं बता सकते के गो अवयव, कहां तक जाएगा, इनफिनाइट, तो ये हो गया आपका अपरिमित, हो गया ना, बिल्कुल। तो हमारा अंतराल क्या होता है, अंतराल होता है, मान लो आपको दे दिया गया 1 से 3 इस तरीके का, तो 1 से 3 के बीच कितनी संख्या है, सर 1 से 3 के बीच अनंत संख्या है, यानी कैसा समुच्चय बनाता है, तो सर अनंत संख्या यानी कि अपरिमित समुच्चय बनाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा मेरे भाई वो ऑप्शन नंबर 2 है। चले नोट कर लेंगे। चले तो अब बात करते हैं फलन पर। फलन क्या है, ठीक है। यदि a और b दो समुच्चय हैं तो a से b में परिभाषित एक फलन f वह संबंध है जिसमें समुच्चय a के प्रत्येक अवयव, याद रखेंगे प्रत्येक अवयव का समुच्चय b में एक और केवल एक, है ना, एक और केवल एक प्रतिबिंब हो। कहने का मतलब ये है कि इसे इस तरीके से पहले तो डिनोट किया जाएगा, इफ सच दैट ए इंप्लाइड एट बी, और इसको पढ़ते हैं क्या, एफ इज मैपिंग टू ए टू बी, है ना, इस तरीके से, या एफ ए से बी में एक फलन है। ठीक, अगर एफ ए से बी में एक फलन है तो समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, मान लीजिए इसमें जितने भी अवयव हैं, समुच्चय बी के किसी ना किसी एक और केवल एक प्रतिबिंब से जुड़े होने चाहिए। मतलब सिंपल सा बात है भैया, पहले वाले समुच्चय में एक भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, पहले वाले समुच्चय में एक भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, और एक अवयव का केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब हो। प्रतिबिंब मतलब कि एक का एक के साथ ही मैपिंग किया गया हो। याद रखेंगे,
सिर्फ और सिर्फ कंडीशन पहले वाले समूच पे फॉलो होता है, दूसरे वाले पे नहीं। आप दूसरे वाले में एक छोड़ भी सकते हो, दो छोड़ सकते हो, ठीक है, लेकिन पहले वाले में एक भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो दो बात पर ध्यान रखें, क्या है, समुच्च ए के प्रत्येक अवयव समुच्च बी में प्रतिबिंब है ना। समुच्च ए के प्रत्येक अवयव का समुच्च बी में प्रतिबिंब है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये अपना समुच्च ए है, इस तरीके से, तो समुच्च ए का जितना भी अवयव है, ये सभी अवयव है, इन सभी का जो प्रतिबिंब है वो दूसरे वाले समुच्च में है। पहला कंडीशन ये है। ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, इस तरीके से, ये भी फलन है। क्यों? क्योंकि कंडीशन सिर्फ क्या है, समुच्च ए के प्रत्येक अवयव, समुच्च ए के प्रत्येक अवयव का मैपिंग किया गया है ना, यहां पर किया गया है ना। पहला कंडीशन, समुच्च ए के प्रत्येक अवयव का समुच्च बी में प्रतिबिंब है, ठीक। समुच्च ए के प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक प्रतिबिंब है, मतलब एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। जैसे ऐसे अगर दे दिया गया, तो ये फलन नहीं है। क्यों? क्योंकि इस वाले अवयव का दो प्रतिबिंब बन रहा है, एक यहां पर और एक यहां पर, ये दोनों इसके प्रतिबिंब बन रहे हैं, इसलिए ये फलन नहीं है। अगर आपको ऐसा कुछ दे दिया गया, तो ये फलन है। क्यों? क्योंकि इसका एक प्रतिबिंब है, इसका भी एक प्रतिबिंब है और इसका एक प्रतिबिंब है। ये अलग बात है कि इन दोनों का प्रतिबिंब एक ही है ना, इन दोनों का प्रतिबिंब एक ही है, लेकिन इसका एगो प्रतिबिंब है, इसका एगो ही प्रतिबिंब है। कहने का मतलब ऐसा समझे कि मान लेते हैं कि कोई एक के रिमोट है ना, रिमोट, उसमें कुछ बटन्स हैं, या ऐसे समझते हैं कि घर का वायरिंग है, ये हमारा पावर बोर्ड है जिससे हम लाइट ऑन ऑफ करते हैं। तो देखें क्या है कि एक स्विच दाबेंगे तो एक लाइट ऑफ हो जाएगा, दूसरा स्विच से दूसरा लाइट ऑफ होगा, तीसरा स्विच से हो सकता है कि फैन ऑन ऑफ हो जाए, और चौथे से कोई अलग लाइट ऑन ऑफ हो। तो ये होता है फंक्शन। लेकिन अगर हम ऐसा फंक्शन बनाए कि एक ही बटन दाबे, है ना, एक ही बटन को ऑन ऑफ करने से पूरे रूम का सारा लाइट भी चलने लगे, पंखा भी चलने लगे, वगैरह वगैरह, तो ये फंक्शन अच्छा फंक्शन नहीं कहा जाएगा। क्योंकि एक ही बटन से अगर आप सारे फंक्शन ऑन कर दोगे तो ये समय के साथ दिक्कत करेगा। जैसे कि गर्मी के दिन में भी आपको पंखा चलाना है, एक बटन दाब दे, ठीक है, लाइट जल रहा है, पंखा भी चल रहा है, लेकिन ठंड के दिन में क्या होगा, लाइट ऑन करोगे तो पंखा भी चलेगा। तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो इस तरीके समझ सकते हैं कि ऐसे, पहला नंबर बात कि समुच्च ए में एक भी बटन खाली नहीं होना चाहिए। समझने के लिए बोल रहे हैं भैया। मान लेते हैं ये हमने समुच्च ए में ये हमने कुछ बटन डाल दिए हैं, और ये बटन दाबने से होने वाले फंक्शन है। समझ लेते हैं, ये एक ट्यूबलाइट बल्ब की तरह इसको बना लेते हैं, प्रयास करते हैं। ठीक इस तरीके से। अब क्या है कि हमने कुछ ऐसा फंक्शन बनाया कि हमने इस वाले बटन को दाबने से ये वाला लाइट जलता है, और इस वाले बटन को दाबने से ये वाला लाइट जलता है, और इस वाले बटन को दाबने से ये वाला फैन चलता है, ठीक है। तो क्या है कि ये एक फंक्शन है, क्योंकि एक बटन दाबने से एक ही काम हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा समझा जाए कि यहां पर एक और बटन डाल दिए हम,
और इस वाले बटन को भी दाबने से हमारा फैन ऑन ऑफ होता है, तब भी हम बोलेंगे कि ये एक फलन है। सर 2 बटन से कम हो सकता है, ये तो सुविधा है ना। अब क्या है कि हम क्या करते हैं ना, सोते टाइम एक के स्विच है ना बेड के पास लगा देते हैं कि यहीं से हम लाइट ऑन ऑफ कर ले, हमको उठकर जाना ना पड़े। और एक बोर्ड हम लगाते हैं गेट के पास, जैसे ही रूम से बाहर निकले वहीं से ऑफ कर दें, तो ये तो सुविधा है। तो वही बात है, एक फंक्शन के लिए 2 बटन हो सकते हैं, एक फंक्शन के लिए 2 बटन हो सकते हैं। लेकिन अगर यही ऐसा बोल दिया जाए कि इस वाले को ऑन करने से ये वाला ट्यूबलाइट भी जलने लगे, तो ये फिर फलन नहीं होगा, ये फलन नहीं होगा। तो बस भैया 2 बातों का ध्यान रखना है। पहला, एक भी बटन खाली नहीं होना चाहिए। ये बटन है, पहले वाले समुच्चय के अवयव को हम बोल रहे हैं बटन। एक भी बटन खाली नहीं होना चाहिए, और एक बटन से एक और केवल एक ही काम होना चाहिए। चले इसे पहले नोट कर लेंगे। कुछ एग्जाम्पल से इसे समझने का प्रयास करते हैं। पहले वाले फिगर को देखते हैं ना, पता करते हैं कि ये फलन है कि नहीं। 2 कंडीशन है, बस 2 ही बात को ध्यान में रखना है। पहला क्या है कि पहले वाले समुच्चय में एक भी बटन यानी एक भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। सर इसमें एक भी छूटा नहीं है, पहला कंडीशन पास। ठीक है। दूसरा क्या है, एक बटन के एक ही काम होने चाहिए, यानी एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। तो सर ए का एक है, इसको ऐसे लिखते हैं, अगर हम बटन ए दाबते हैं तो 1 नंबर वाला काम होता है। सर बटन बी दाबते हैं तो 2 नंबर वाला काम होता है, और सी दाबते हैं तो 3 नंबर वाला काम होता है। तो एक बटन से केवल एक ही काम हो रहा है ना, एक ही काम हो रहा है। तो इसका मतलब दूसरा नंबर वाला भी कंडीशन क्या है, फुलफिल है, यानी ये फलन है, फलन है। चले आते हैं फिर से। कंडीशन नंबर 1, एक भी बटन छूटना नहीं चाहिए, यानी समुच्चय 1 में, पहले वाले समुच्चय में एक भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। क्या इसमें एक भी अवयव छूटा है? नहीं सर, इसमें तीनों अवयवों का मैपिंग हुआ है, यानी पहला कंडीशन फुलफिल। दूसरा, एक अवयव का एक और केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। तो सर देखिए, जब हम बटन ए दाबेंगे, बटन जो है ए दाबेंगे तो एक नंबर वाला काम होगा, बी नंबर वाला बटन दाबेंगे तो एक नंबर का ही काम होगा, और सी नंबर वाला दाबेंगे तब भी एक नंबर का ही काम होगा। तो सर ये तो सभी का एक हो गया, तो ये तो फलन नहीं होगा। नहीं, क्या है ध्यान दीजिएगा, एक बटन से एक काम होने चाहिए, ऐसे नहीं बोले हैं हम कि यूनिक काम होना चाहिए, ठीक ना। तो आप ए नंबर वाला बटन से के को काम हो रहा है, सर एक ही काम हो रहा है, बी वाले से एक ही हो रहा है, 80 वाले से एक ही हो रहा है। यहाँ पर एक लिखने के कारण एक नहीं बोल रहे हैं, जैसे आगे पता चलेगा, एक काम एक काम एक काम, है ना। चले, यानी ये भी क्या अपना फलन है। यहां समझते हैं कंडीशन नंबर 1, एक भी बटन छूटना नहीं चाहिए। सर सी का मैपिंग नहीं हुआ है, यानी यहीं पर ये खत्म, यानी ये फलन नहीं है। अब दूसरे को चेक करने का कोई जरूरत नहीं है, दूसरे को चेक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पहला कंडीशन ये फुलफिल नहीं कर रहा है कि पहले वाले समुच्चय के प्रत्येक अवयव का मैपिंग होना चाहिए। सर सी का मैपिंग नहीं हुआ है। आते हैं यहाँ पर, पहला कंडीशन, प्रत्येक अवयव का मैपिंग होना चाहिए, ए का है, बी का है, सी का है, पहला फुलफिल। दूसरा क्या है, प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। ए का ए दाबने से एक नंबर वाला भी काम होता है, और ए दाबने से 2 नंबर वाला भी काम होता है। बी दाबने से 2 नंबर वाला काम होता है, और सी दाबने से 3 नंबर वाला काम होता है। तो अब यहाँ पर देखोगे कि ए नंबर बटन से 2 काम कर दे रहे हो, ए बटन से तुम्हारा 1 नंबर वाला भी काम हो रहा है और 2 नंबर वाला भी काम हो रहा है, यानी एक से अधिक काम हो रहा है, इसलिए ये फलन नहीं है। उम्मीद है अब ये समझ में आ गया होगा कि हमें बस 2 बातों पर ध्यान रखना है, एक भी बटन छूटना नहीं चाहिए, और एक बटन से एक ही काम होना चाहिए। अब इसके दूसरे हिस्से को समझते हैं
कि बी वाले पार्ट में अगर छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बी वाले पार्ट का एक से अधिक बटन हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशन सिर्फ हम पहले वाले समुच्चय से ही फुलफिल करना है, हमें दूसरे वाले समुच्चय पे फलन होने के लिए नहीं चेक करना। हाँ, आगे पढ़ेंगे फलन के प्रकार में, तब उस समय हम दूसरे वाले समुच्चय पे भी ध्यान देंगे। चले नोट कर लेंगे। कभी कभी एग्जामों में ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आपको किसी समीकरण का ग्राफ दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा बताइए ये फलन है कि फलन नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए हम लंबवत रेखा द्वारा फलन का परीक्षण का प्रयोग करेंगे। हमें करना क्या होता है कि ग्राफ में हमें एक कहीं भी अपने मन से कहीं भी एक लंबवत रेखा खींचना होता है। अगर हमारा लंबवत रेखा एक से अधिक जगहों पर ग्राफ को प्रतिच्छेद करे तो हम बोलेंगे कि फलन नहीं है। अगर केवल एक जगह पे प्रतिच्छेद करता है तो बोलेंगे फलन है। तो चेक करते हैं, ये हमारा ग्राफ है और ये लंबवत रेखा है। तो देख रहे हैं कि ये अपने ग्राफ को एक और एक दो जगहों पे प्रतिच्छेद करता है, यानी ये फलन नहीं है। उसी तरीके से ये भी एक से अधिक जगहों पर प्रतिच्छेद कर रहा है। आप इधर से खींच लो या यहाँ से खींच लो, कहीं भी खींचो, एक से अधिक बार ये प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए ये भी फलन नहीं है। अब इसमें आप कहीं भी खींच लो, ये सिर्फ एक जगह पे प्रतिच्छेद करेगा, तो ये क्या है? फलन है। उसी तरीके से ये भी क्या होगा? अपना फलन होगा, है ना। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। चलिए नोट कर लेंगे। हमने कुछ प्रश्न ले रखे हैं और हमें बताना है कि इसमें से कौन फलन है और कौन फलन नहीं है। तो इस तरीके से है। तो पहले हम मैपिंग से समझते हैं कि फलन है या फलन नहीं है पहले वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। हर एक क्रमित युग्म का जो पहला अवयव है वो पहले समुच्चय से और दूसरा जो अवयव है वो दूसरे समुच्चय से लिया जाता है। तो पहला 1 2 3 3, है ना। तो 1 2 3 किसी भी अवयव को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे 2 3 4 5, 2 3 4 5। अब एक के साथ 2 आया है, 2 के साथ 3 आया है, 3 के साथ 4 आया है और 3 के साथ 5 आया है। तो अब चेक करें क्या ये फलन है। कंडीशन क्या है कि एक भी बटन छूटना नहीं चाहिए। सर एक भी बटन छूटा नहीं है, यानी पहला वाला कंडीशन फुलफिल है। और एक बटन से केवल एक ही काम होना चाहिए, लेकिन सर यहाँ पर जो 3 नंबर का बटन है इससे 2 काम हो रहा है, 4 नंबर का भी काम हो रहा है और 5 नंबर का ही हो रहा है, यानी दूसरा नंबर का कंडीशन अपना फेल हो जाता है। इसका मतलब ये फलन नहीं है, फलन नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर आते हैं ए बी सी 1 2, ए का मैपिंग, बी का मैपिंग और सी का मैपिंग। एक भी अवयव खाली नहीं है, पास खाली है क्या? नहीं सर। दूसरा, एक अवयव के एक ही प्रतिबिंब होने चाहिए, ठीक है, पास, फलन है। क्या ये फलन है? उसी तरीके से यहाँ पर देखते हैं ए बी सी और डी, है ना। फिर 2 3 फलन है। जी सर बिल्कुल फलन है। एक भी अवयव छूटा नहीं है और एक का एक ही काम है, ठीक है। यहां पर आते हैं 1 3 4, 1 3 4, एक तो ले ही चुके हैं, 2 4 5 और 2 ले चुके हैं, ठीक है ना। तो एक का 2 के साथ, 3 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ, 5 का, अच्छा एक का 2 बार लिखे ना, इसको 2 बार लिख दिए तो इसको लिखने का जरूरत ही नहीं है। ये भी फलन है, ये भी क्या अपना फलन है, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हम इसे बिना
ग्राफ के मतलब बिना मैपिंग के भी समझ सकते हैं। याद रखेंगे, अगर पहला वाला अव्यय जो है अपना, पहला वाला अव्यय अगर कहीं रिपीट हो जाता है तो बोल देंगे फलन नहीं है। जैसे पहला वाला अव्यय यहाँ पर 3 3 रिपीट हो गया तो बोल देंगे फलन नहीं है। ए बी सी कहीं रिपीट नहीं हुआ, फलन है। ए बी सी डी फलन है। 1 3 4 फलन है। जैसे ही रिपीट होता है बोल देंगे वो फलन नहीं है। ये छोटा सा पहचान है, चले नोट कर लेंगे। चलो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि प्रतिबिंब क्या है और प्राक प्रतिबिंब क्या है, या कहीं कहीं इसे पूर्व प्रतिबिंब भी बोला जाता है ना। तो प्रतिबिंब क्या है, तो जैसे कि हमने जाना कि अगर हमारा कोई फलन f है, f सच दैट a टेंड टू b, कोई फलन f a से b में परिभाषित है, तो इस तरीके से समझते हैं a b c 1 2 3 और इसका मैपिंग कुछ हमने इस तरीके से कर रखा है। अगर आपसे बोला जाता है कि a का प्रतिबिंब, तो भैया आप देखो कि a का मैपिंग किसके साथ हुआ है, 1 के साथ, तो a का प्रतिबिंब 1 हो गया, ठीक है। उसी तरीके से b का प्रतिबिंब, b का मैपिंग 3 के साथ 3 हुआ, और c का प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, c का प्रतिबिंब सर 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम करते हैं, यानी कि प्रतिबिंब कहां से आता है, समुच्चय b के अव्यय जो कि समुच्चय a के अव्यय से मैपिंग किए जाते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है, प्रतिबिंब बोला जाता है। यानी प्रतिबिंब समुच्चय b से निकालते हैं, ठीक है। ये प्राक प्रतिबिंब क्या है, पूर्व प्रतिबिंब क्या है। तो अगर पूछा जाए आपसे एक का प्राक प्रतिबिंब, तब आप जवाब दोगे कि एक किसका प्रतिबिंब है, एक किसका प्रतिबिंब है, तो सर ए का, एक जो है वो ए का प्रतिबिंब है, यानी ए जो है वो प्राक प्रतिबिंब हुआ है। ए का प्राक प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब, प्रतिबिंब से पहले की बात कर रहा है। तो उसी तरीके से 2 का प्राक प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, 2 किसका प्रतिबिंब है सर, सी का, 2 किसका है, सी का, तो इसका हो जाएगा सी। और 3 का प्राक प्रतिबिंब, तो 3 का प्राक प्रतिबिंब हो जाएगा अपना बी। तो यही है अपना पूर्व प्रतिबिंब और प्रतिबिंब। तो पूर्व प्रतिबिंब और प्राक प्रतिबिंब दोनों एक ही चीज होते हैं, याद रखेंगे, पूर्व प्रतिबिंब और प्राक प्रतिबिंब, प्री इमेज, ठीक। तो फिर से एक बार, प्रतिबिंब कहां से आता है, दूसरे वाले समुच्चय से। पूर्व प्रतिबिंब कहां से आता है, पहले वाले समुच्चय से। चले नोट कर लेंगे। हमसे एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, यदि समुच्चय ए में 3 अव्यय हैं और समुच्चय बी में 5 अव्यय हैं, तो ए से बी में कुल कितने फलन बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो उन प्रश्नों के लिए हम पहले थोड़ा सा थ्योरी जान लेते हैं, है ना। फलनों की संख्या, यदि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए में अवयव की संख्या m है, बी में अवयव की संख्या n है, हाँ, तो ए से बी में परिभाषित कुल फलनों की संख्या n का पावर m। याद रखेंगे, फिर से समझा रहे हैं कि हमें बताना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसमें कितना अव्यय है, इसमें m अव्यय है और इसमें n अव्यय है। तो दूसरे वाले को देखो, पहले भैया दूसरे वाले में कितने अव्यय हैं, n, तो दूसरे वाले को पहले लिखेंगे, और पहले वाले में कितना है, m, तो दूसरे वाले का पावर पहला वाला। आंसर क्या होता है, दूसरे वाले का पावर पहला वाला। कहने का मतलब ये है दूसरा समुच्चय में अवयवों की संख्या का पावर पहले समुच्चय में अवयवों की संख्या, इस तरीके से। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, दूसरे समुच्चय में अवयवों की संख्या
का पावर होता है क्या, पहले समुच्चय में अवयव की संख्या। यानी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, कि समुच्चय ए में 5 अवयव हैं और समुच्चय बी में 3 अवयव हैं, तो बताइए कोई फलन ए से बी में परिभाषित है तो कुल कितने फलन बनाए जा सकते हैं। तो जवाब होगा दूसरा वाला फलन बी में कितने अवयव हैं, 3, और पहला वाला फलन ए में कितने अवयव हैं, 5, तो 3 का पावर 5, इसका उत्तर होगा 3 का पावर 5। चलो थोड़ा सा और देखते हैं ना, पहले इसको नोट कर लेंगे। चलिए, अगर थोड़ा सा घुमाकर प्रश्न पूछ दिया जाए, मतलब ऐसा भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। मान लीजिए आपको दे दिया गया है क्वेश्चन कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू 3 ले लेते हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इक्वल टू 2 ले लेते हैं। बोला गया कि कोई फलन है जो बी से ए में परिभाषित है, तो कुल कितने फलन बनाए जा सकते हैं, कुल कितने फलन बनाए जा सकते हैं, तो इसका जवाब क्या होगा। ठीक है, तो जवाब देते समय हमेशा ध्यान रखें दूसरा वाला फलन पहले दूसरे समुच्चय में अवयव की संख्या, तो दूसरे समुच्चय में कितने अवयव हैं इसको चेक करें। तो हमारा जो दूसरा समुच्चय है वो कौन सा है, इस बार ए है ना। तो ये नहीं समझे कि बी हमेशा जो बी का होगा वही नीचे होगा और ए वाला पावर बनेगा, नहीं नहीं, दूसरा समुच्चय पहला समुच्चय, इस पे फोकस करना। अभी हमारा जो दूसरा समुच्चय है वो है ए में कितना अवयव है, 3, तो इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। पहला समुच्चय कौन सा है, बी में कितना अवयव है, 2, तो पावर 2, ये होगा उत्तर। उम्मीद है कि अब बातें क्लियर हो रही होंगी। चलिए नोट कर लेंगे। अगला टॉपिक है अपना फलन का मान, कि फलन का मान क्या होता है। यदि y बराबर fx एक फलन है तो x के किसी मान पर fx में x बराबर a को सीधे प्रतिस्थापित करते हैं और इसे fa द्वारा निरूपित किया जाता है। सिंपल सा, ये लिखना आपका काम है, आप लिख सकते हो। सिंपल सा इतना समझते हैं कि अगर हमें fx बराबर कुछ x स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है, ठीक है, और हमें क्या बताना है, x बराबर 2 पर फलन का मान बताना है। प्रश्न क्या है कि x बराबर 2 पर फलन का मान ज्ञात करें। तो हमें क्या करना है, x को 2 से सीधे तौर पे प्रतिस्थापित करना है, यानी जहां जहां x है वहां वहां 2 रख देना है। जैसे यहाँ पर x है, यहाँ पर 2 रख दिए, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी 2 रख दिए, ठीक है। तो हो जाएगा 4 + 1 बराबर 5, यानी ये 5 क्या हो गया, यही है अपना फलन का मान। फिर से देखते हैं, अगर आपके पास कोई फलन fx बराबर 5x² 2x + 3 है और बोला गया x बराबर 3 पर फलन का मान ज्ञात करें, तो अपने को क्या करना है, x के जगह पे 3 पुट कर देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 गुना 9, 6, 3, 9 पंजे 45 + 9 54, है ना, ये होगा। तो बस यही है फलन का मान, चले नोट कर लेंगे। बात करते हैं प्रांत, सह प्रांत और परिसर पे। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं कि अपने पास एक समुच्चय ए है जो कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4, ठीक है, और एक अपना अगला है जो कि इस प्रकार से है 2 3 4 5 6, ठीक है, 2 समुच्चय है। और हमारा एक फलन एफ है जो ए से बी में परिभाषित है और कुछ इस प्रकार है कि एफ एक्स बराबर x + 1 के रूप में है, ठीक है। तो अब हम चर्चा करते हैं कि इसके प्रांत क्या होंगे, सह प्रांत क्या होंगे, ठीक है। तो पहले हम इस फलन को मैपिंग के थ्रू लिखते हैं। हमारा क्या है, पहला समुच्चय क्या है, ए यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 1 2 3 4। दूसरा वाला समुच्चय क्या है, बी, यानी इसमें लिखते हैं 2 3 4 5 6, ये हो गया बी।
और ये हो गया अपना फलन एफ एक्स। ठीक है, ये होता है एक्स का मान, है ना। ये क्या होता है एक्स का मान, और ये क्या होता है, ये होता है आपका एफ एक्स का मान, यानी ये होता है फलन का मान। याद रखेंगे, एक्स को इनपुट बोला जाता है और एफ एक्स को आउटपुट बोला जाता है। ये अपना इनपुट है और ये आउटपुट है, ठीक है ना। इनपुट आउटपुट, और याद रखेंगे आउटपुट को ही हम लोग प्रतिबिंब बोलते हैं। प्रतिबिंब, जो आउटपुट निकल के आता है वही अपना प्रतिबिंब है, और जो हम इनपुट डालते हैं उसी को हम प्राक प्रतिबिंब बोलते हैं। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चले बातों को समझते हैं। तो x का मान क्या होगा सर, x का मान 1 है। इस वाले समीकरण में जब आप x का मान 1 रखेंगे तो 1 + 1 = 2, यानी आप x बराबर 1 ले रहे हैं, तो जो फलन का मान है, फलन का मान कितना आया 2, यानी आपको 1 का जो मैपिंग है ना, 1 का मैपिंग 2 के साथ करना है, ठीक है। उसी तरीके से x बराबर आप 2 ले लो, है ना, ये x का मान इससे लिया जाएगा, तो 2 लोगे तो fx का मान यानी फलन का मान 3 हो जाएगा। और x बराबर अगर आप 3 लेते हो तो 3 + 1 4, और अगर आपने x का मान 4 लिया तो 4 + 1 कितना हो जाएगा भैया 5, इस तरीके का, ठीक है। तो ये एक फलन है, जाहिर सी बात है आप देख पा रहे होंगे ये फलन है। तो अब हमें इस फलन का, है ना, प्रांत निकालना है, प्रांत। फिर हम बात करेंगे परिसर पे, किसका, परिसर क्या है, और फिर बात करेंगे सहप्रांत क्या है। ऐसे हमने रिलेशन वाले केस में प्रांत और सहप्रांत पढ़ रखा है। तो क्या होता है कि पहले समुच्चय में जितने अव्यय का मैपिंग होता है वो सभी प्रांत होते हैं। यानी प्रांत मतलब होता है अपना प्राक प्रतिबिंब, यानी जितना प्राक प्रतिबिंब है वही अपना प्रांत है, यानी बोल सकते हैं इनपुट। प्रांत कहने का मतलब प्राक प्रतिबिंब है या इनपुट है, ऐसे भी समझ सकते हो, या एक्स का मान, ठीक है, एक्स का मान, ये सभी क्या है हमारे प्रांत हैं। अगर प्रांत बोला तब भी, प्राक प्रतिबिंब बोला तब भी, इनपुट बोला तब भी, और एक्स का मान बोला तब भी, हमारा रिजल्ट क्या होगा 1 2 3 4, ठीक है। और ये प्रांत हमेशा फलन के लिए बोल रहे हैं, हमेशा आपका पहला वाला समुच्चय ही प्रांत होता है। याद रखेंगे फर्स्ट समुच्चय जो होगा, पहला वाला सेट ही आपका हमेशा प्रांत होगा, किसमें, फलन में। चले परिसर, परिसर का मतलब होता है प्रतिबिंब, ठीक है। प्रतिबिंब कहने का मतलब है आउटपुट, यानी fx का मान, fx का मान, या आप फलन का मान समझ लो। तो फलन का मान क्या है सर, फलन का मान क्या क्या आया है वो देखते हैं। 2 आया है, फिर उसके बाद ये चीज 3 आया है, 4 आया है और 5 आया है, तो इसे क्या बोल देंगे, प्रतिबिंब बोल, सॉरी परिसर बोल देंगे, हाँ प्रतिबिंब भी बोलते हैं इसको, ठीक। अब ये सह प्रांत क्या है, तो लिख लेते हैं दूसरा सेट, जो दूसरा सेट होता है वही आपका सहप्रांत है। यानी कि क्या है सहप्रांत, तो सहप्रांत हो गया अपना 2 3 4 5 6, सभी अव्यय मैपिंग हुआ हो या मैपिंग नहीं हुआ हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, सहप्रांत बोलेंगे। आइए फिर से समझते हैं। प्रांत कहने का मतलब सेट ए के सभी अव्यय प्रांत कहलाएंगे। परिसर कहने का मतलब सेट बी में जिसका जिसका मैपिंग हुआ है, ठीक है। और सहप्रांत सेट बी, यानी दूसरा सेट पूरा का पूरा। चले पहले नोट कर लेंगे।
अब बात कर लेते हैं समान या तत्समक फलन के ऊपर, है ना। दो फलन f और g को समान कहा जाता है यदि f का प्रांत और g का प्रांत बराबर हो। याद रहे प्रांत बराबर होना चाहिए। प्रांत तो आप समझ चुके हैं। फिर दूसरा कंडीशन क्या है कि f का सह प्रांत और g का भी सह प्रांत बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ऐसा समझें कि अगर f सच दैट a टेंड टू b है तो g भी g सच दैट a टेंड टू b ही होना चाहिए। इनका प्रांत और सह प्रांत दोनों बराबर होना चाहिए। उनके समान डोमेन से संबंधित प्रत्येक x के लिए fx बराबर gx, यानी उनका परिसर भी समान होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर इसमें x का मान 2 लिए हैं तो इसका इसमें भी 2 लेना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, इसके लिए समझते हैं। अगर आपने fx में 2 रखा और आपको यहाँ पर अल्फा मिल गया, तो आप जब g में भी 2 रखोगे तब आपको अल्फा ही मिलना चाहिए, ना कि कुछ और मिल जाए। ठीक है, ये बात बोला गया है। ठीक है, तब हम बोलेंगे कि ये जो है समान कहलाएंगे। समान होने के लिए प्रांत बराबर होने चाहिए, सह प्रांत बराबर होना चाहिए, और x के सेम वैल्यू के लिए भी वो दोनों बराबर होने चाहिए। ये है अपना समान या तत्समक फलन। चलिए इसे नोट कर लेंगे। फलन से संबंधित प्रश्न करते समय आपको समफलन विषम फलन करके कुछ प्रश्न मिलते होंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि ये समफलन क्या होता है और विषम फलन क्या होता है। मान लेते हैं कोई फलन है अपना, ठीक ना, जो y बराबर fx है, ये अपना फलन है। अगर हम x के जगह पे -x रख दें, कितना रख दें, -x, और हमारा जो फलन का मान है वो नामक ले। जैसे अगर हम यहाँ पर -x रखते हैं फिर भी हमारा जो फलन है वो x ही बना रहता है। ठीक है, तो इसे समफलन बोला जाता है। और याद रखेंगे इन दोनों पर प्रतिबिंब सेम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास एक फलन है x बराबर fx बराबर एक्स स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर 2 पुट कर दें तो ये 4 हो जाएगा, और अगर यहाँ पर हम -2 पुट कर दें तब भी ये 4 ही होगा। तो क्या है, इन दोनों का जो प्रतिबिंब है वो समान है, और आप तब बोल सकते हो कि ये, तो इसी स्थिति को हम लोग बोलते हैं समफलन। अगर कोई फलन ऐसा है जो x के धनात्मक और ऋणात्मक समान संख्या में, है ना, जैसे अगर आप x धनात्मक लेते हो तब भी और x ऋणात्मक लेते हो तब भी, दोनों स्थिति में ये दोनों आपस में बराबर हो तो उसे समफलन बोलते हैं। ठीक है, यानी समफलन में क्या होता है, समफलन में अगर x की जगह पे -x भी पुट करते हैं तो वो fx के बराबर ही होता है। लेकिन विषम फलन में क्या होता है कि अगर आपका y बराबर fx है और आप x के जगह पे -x रखते हो तो जो आपका -x है ये कुछ इतना हो जाता है, इस तरीके से। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझते हैं कि अगर आपको एक फलन दे दिया जाए fx बराबर x का पावर 3 लेते हैं और हम x के जगह पे -x पुट कर देते हैं, -x का होल पावर 3, यानी कि इतना, यानी हो जाएगा माइनस इतना। यानी आप लिख सकते हो माइनस और इसको क्या लिख सकते हैं, fx। तो ये स्थिति जब बनता है ना तो हम बोलते हैं कि ये विषम फलन है। तो समफलन अगर x के जगह पे -x पुट करो फिर भी वो fx के बराबर हो तो उसे समफलन बोलते हैं। विषम फलन अगर आप x के जगह पे -x पुट करो तब वो -fx के बराबर हो जाता है। कब क्या हो जाता है, -fx के बराबर हो जाता है, तो उसे विषम फलन कहते हैं। पहले अब बात करते हैं फलन के प्रकार पे, टाइप्स ऑफ फंक्शन, है ना। हमने इसे 5 प्रकार से किया हुआ है। पहला है एककी या एकक, कहीं एककी लिखा मिलेगा कहीं एकक लिखा मिलेगा। एककी या एकक फलन जिसे वन वन फंक्शन कहा जाता है, और कहीं कहीं किसी किसी क्वेश्चन में इसे
इंजेक्शन भी बोला जाएगा। तो याद रखेंगे, इनका हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम आपको याद रखना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हैं, ठीक ना। दूसरा है बहु एक या अनेक एक फलन, मैनी वन फंक्शन। तीसरा है आच्छादक फलन, ऑन्टो फंक्शन, सर्जक्शन। चौथा है अंतःक्षेपी फलन, इनटू फंक्शन। और पांचवा है एककी आच्छादक, वन वन अंटो फंक्शन या बाइजेक्शन, है ना। बहुत ज्यादा प्रयोग में इसके लिए बाइजेक्शन ही किया जाता है ना। तो आप इसे नोट कर लेंगे और ध्यान रखें, हिंदी नाम के साथ आपको इंग्लिश नाम भी याद रखना पड़ेगा। चले नोट करें। तो फलनों के प्रकार में हमारा जो पहला है वो है एककी फलन, है ना। एक फलन f a से b में है ना। एक फलन f such that a tend to b को एककी फलन कहा जाता है यदि a के विभिन्न अवयवों के b में अलग अलग प्रतिबिंब हो। कहने का मतलब ये है कि a के जो अलग अलग अवयव होंगे, ऐसे समझते हैं कि ये अव्यय ले लेते हैं, ये अलग अलग जो अव्यय हो गए और ये हमारा B हो गया, ठीक ना। तो इनके ये अलग अलग प्रतिबिंब होने चाहिए। दो बटन से एक काम वाला जो फंक्शन था वो नहीं होना चाहिए। एगो बटन से एगो काम, ठीक ना। हमने ये जाना कि दो बटन से अगर एक काम होता है तो बोलते थे फंक्शन है, यानी एगो स्विच बेड के पास लगा दिए, है ना, बेड के पास लगाए, और एक दरवाजे के पास लगाए, गेट के पास लगाए, तो ये बोलते थे फंक्शन है। लेकिन ये फंक्शन है, लेकिन ये एककी फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो वही बात, ठीक है। और इसे इस तरीके से समझें, अगर कहीं आपको f(x1) बराबर f(x2) मिलता है तो इसका मतलब यही है कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तभी ये क्या कहलाएगा, एककी कहलाएगा। ये बात एककी का प्रूफ, जब भी हमें किसी क्वेश्चन में एककी को प्रूफ करना होगा तो हम इसी माध्यम से उसको प्रूफ करते हैं। हमने दो एग्जांपल ले रखा है, इसमें से पहचानते हैं कौन एककी है कौन एककी नहीं है। तो एककी होने के लिए क्या चाहिए, एक बटन से एक काम। तो बताइए सर, हम बटन A1 दाबेंगे तो काम B2 होगा, अगर हम A2 बटन दाब रहे हैं तो काम B4 हो रहा है, और A3 बटन दाब रहे हैं तो काम हो रहा है B1, और A4 बटन को अगर हम दबाएं, प्रेस किए तो B3। तो हर एक बटन से अलग अलग काम हो रहा है, यानी सर ये एककी है, ठीक है। इसमें आते हैं, हमने सर X1 बटन दाबा, Y2 काम हो गया। हमने X2 बटन दाबा, Y3 काम हो गया। हमने X3 बटन दाबा और Y2 काम हो गया। हमने X4 बटन दाबा और Y4 काम हो गया। लेकिन सर यहाँ पर देखिए, अगर हमने फलन में X1 लिया है तो मान Y2 आया है, और हमने फलन में अगर X3 लिया है तो भी Y2 आया है, ठीक है। सर जी हमार यहाँ पड़ी X1 और X3 बराबर है, लेकिन, है ना, ठीक है, ये बराबर है, लेकिन X1 X3 आपस में बराबर नहीं है, यानी Fx1 बराबर Fx3 है, लेकिन ये बराबर X1 X3 बराबर नहीं है, इसलिए क्या बोलेंगे, एककी नहीं है। अपने भाषा में बोला जाए तो हई दोनों बटमिया दाबत है नीनू सर जी, तो हइये वाला खाली बोलवा जरूरता, देखिए X1 वो दबनी तो हइये जरूरता, X3 वो जरनी दबनी तो हइये जरूरता। एक मतलब ई फलन तो हो लेकिन एककी फलन ना हो, ठीक बा, समझ में आया होगा, नोट कर ले। एग्जाम में हमसे ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि A से B में कुल कितने एककी फलन बनाए जा सकते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा सूत्र आपको याद करना पड़ेगा।
है ना। यदि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए में अवयवों की संख्या m है, बी में अवयवों की संख्या n है, और याद रखें जो n है वो m से बड़ा या बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो a से b में एक एक फलनों की कुल संख्या NPR है ना, NPR को हम NPM लिख देते हैं, R की जगह पे M होगा, ठीक है। चलिए देखें, कहने का मतलब इसको फिर से समझते हैं। अगर कोई फलन f a से b में है और a में m अव्यय है और n में b में n अव्यय है, ठीक है, तो एककी फलनों की संख्या जो होगा b से हो, अच्छा लिखते हैं, अच्छा रहेगा हमारे लिए। दूसरे सेट में अव्यय p पहले सेट में अव्यय है ना, यानी कि ये अपना दूसरा सेट है ना, तो दूसरे सेट में कितना अव्यय n, तो यहां पर लिखा गया है n p, और पहले सेट में कितना अव्यय है m, तो m। इस तरीके से ये बात समझ में रखेंगे, ये नहीं कि b वाले को हमेशा ऊपर रखना, नहीं, ये डिपेंड करता है कि पहला और दूसरा पर। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या, कि दूसरे वाले सेट में अवयवों की संख्या पहले वाले से या तो बराबर होना चाहिए या तो अधिक होना चाहिए। ये चीज अगर मान लो, ये कब कब आप एकक फलन की संख्या निकाल सकते हो, जब हमारा m और n दोनों बराबर हो, m n से छोटा हो और m n से बड़ा हो, तो इन दो केसों में एककी फलन होंगे, इसमें एककी फलन नहीं होगा, एक भी एककी फलन यहाँ पर हम नहीं बना पाएंगे। यानी एककी फलन होने के लिए पहले वाले समुच्चय में अवयवों की संख्या दूसरे वाले समुच्चय में अवयवों की संख्या से या तो बराबर होना चाहिए या तो कम होना चाहिए। अगर पहले वाले में अधिक हुआ तो एक भी एककी फलन नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इस सूत्र के आधार पे इसका जवाब देते हैं, है ना। इसको यहां से हटा लेते हैं, आप नोट कर लेंगे बैक करके, ठीक। चले, बोला गया है ए से बी में हमारा जो फलन है वो क्या है, ए से बी में है, और ए में कितना अव्यय है सर, ए में जो है 2 अव्यय है और बी में जो है वो 4 अव्यय है। तो हमारा जो एककी फलन होगा दूसरे वाले समुच्चय में अव्यय p, पहले वाले समुच्चय में अव्यय, ठीक है, इतना। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए इसके सॉल्यूशन के लिए 11th क्लास में एक सूत्र पढ़ाया गया था, NPR, n का फैक्टोरियल बट्टा में n माइनस r का फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल क्या है, अगर आपको कभी 5 का फैक्टोरियल मिलता है, इसका मतलब 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 होता है। अगर आपको 7 का फैक्टोरियल दे दिया गया है, ठीक है, इसका मतलब 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यानी जितने का फैक्टोरियल बोलेगा उतने से घटते क्रम में 1 तक जाकर गुना कर देना है, ठीक है। फैक्टोरियल का सिंबल ऐसे भी दिया जाता है, मान लो ये 4 का फैक्टोरियल है ना, तो इसे किसी किसी बुक या किसी किसी क्वेश्चन में इस तरीके से भी देगा, ये भी 4 का फैक्टोरियल है, ये भी 4 का फैक्टोरियल है, यानी 4 का फैक्टोरियल करने का मतलब है 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। बात समझ पा रहे होंगे, ये फॉर्मूला है। तो इसका मतलब ये है, हम इसको लिख सकते हैं 4 का फैक्टोरियल बट्टा में, ये हमारा ऊपर वाला है ना n, 4 का फैक्टोरियल बट्टा में 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल, यानी 4 का फैक्टोरियल कहने का मतलब है 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और 4 माइनस 2, 2 का फैक्टोरियल, यानी 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बट्टा में 2 गुना 1 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या होगा 12। यानी इस वाले का जो सही उत्तर है, कुल एककी फलनों की संख्या जो होगी 12 होगी, ठीक है। चलो थोड़ा सा और समझते हैं, है ना, थोड़ा सा और समझते हैं। क्या है कि अब कभी भी अगर हमें इसे सॉल्व करना हो, जैसे हमें 4p2 को सॉल्व करना है, तो हम इस फॉर्मूले के साथ नहीं जाएंगे, ठीक है।
क्या करना है अपने को बस इतना ही करना है। यहाँ पर क्या लिखा है 4 और यहाँ पर क्या लिखा है 2, इस पे फोकस करो। यानी 4 को घटते क्रम में 2 बार लिखेंगे, जैसे 4 गुना 3, ये 2 बार हो गया ना, 4 3 12 आंसर। बस अगर आपको ऐसा लिखा हुआ है कि 10 पी 3 है ना, तो 10 को घटते क्रम में लिखना है कितने बार, 3 बार, यानी 10 गुना 9 गुना 8। अगर आपको लिखा है तो इसका मतलब 100 को घटते क्रम में 2 बार, यानी 100 इंटू 99। इस तरीके से आप करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे एकेकी फलनों की संख्या होता है NP/M। n क्या है, दूसरे वाले समुच्चय में अवयव की संख्या, m क्या है, पहले वाले समुच्चय में अवयव की संख्या। चले नोट कर लेंगे। हमारा जो अगला फलन है वो है बहु एक फलन, है ना, यानी अनेकिक फलन। अनेकिक फलन क्या है, सिंपल सा है ना, जो एक एक नहीं है, जो फलन एक एक फलन नहीं है वो बहु एक एक है। ठीक है, बस इतना ही अपने को याद रखना है। जैसे अगर इसे इक्वेशन के थ्रू समझा जाए कि हमारा f(x1) बराबर f(x2) है, ठीक है, यानी कि फलनों के मान बराबर हैं लेकिन x के मान बराबर नहीं है। उसमें क्या था, फलनों का मान बराबर है तो x1 x का भी मान बराबर होगा। उस समय आपको याद होगा हमने लिखा था f(x1) बराबर f(x2) है, तो इसका मतलब ये है कि x1 बराबर x2। ठीक है, अगर ये इस स्थिति में है तो बोलते हैं एक एक है, अगर इस स्थिति में ना होकर के इस स्थिति में है तो बोलेंगे एकक नहीं है। तो एकक नहीं है तो क्या है, बहु एक है, अनेकिक है। इसका एक और नाम क्या था, अनेकिक, है ना, या इस तरीके से समझ सकते हैं मैनी वन। ठीक है, तो अब यहां पर देखते हैं कौन हमारा मैनी वन है। तो एक का के गो प्रतिबिंब है, सर एक का एक है, इसका भी एक है, इसका भी एक ही है और इसका भी एक ही है, यानी ये क्या है, ये एकक है। यहां पर आते हैं, सर एक का और 3 का दोनों का क्या है, प्रतिबिंब सेम है। एक का प्रतिबिंब बराबर 1 का प्रतिबिंब बराबर 3 का प्रतिबिंब। अब ये दोनों का प्रतिबिंब जब बराबर है तो हम बोलेंगे कि ये जो है अनेकिक है, अनेकिक या बहुएक। तो सिंपल सा बात, जो एक एक नहीं है वो अनेकिक है, यानी बहु एक है। ऐसे भी यहाँ से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, एक एक और अनेकिक को मिला करके ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। हाँ, जैसे आपको एक फंक्शन दे दिया गया, इस तरीके से। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन एकक है और कौन अनेकिक है। तो हम इसे मैपिंग के थ्रू बता सकते हैं, है ना, मैपिंग के थ्रू बना सकते हैं। पहला वाला पहले में, दूसरे वाला दूसरे में, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4 और फिर 2 3 4 5, 2 3 4 5, इस तरीके से। तो ये साफ दिख रहा है एकक है। ठीक है, और यहाँ पर आते हैं 1 2 3 5 7, 1 2 3 5 7, 2 3 4 2 5, 2 3 4 8, क्योंकि 2 2 बार नहीं लिख सकते सर। 1 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, 3 का 4 के साथ है, 5 का 2 के साथ है और 7 का। अब आप देख रहे होंगे 1 का प्रतिबिंब और 5 का प्रतिबिंब, दोनों का प्रतिबिंब सेम है, यानी एकक नहीं है, ये क्या है, अनेकक है। और ये अपना
एक एक है। ठीक है, ये तो मैपिंग के थ्रू हुआ, ग्राफ के थ्रू हुआ। आप बिना ग्राफ बनाए भी समझ सकते हैं। जैसे जब भी आपको एकक और अनेकक के बात करना हो तो आप क्या करो, दूसरे वाले को चेक करो। अगर दूसरा वाला रिपीट होता है तो आप बोल दो वो एकक नहीं है। जैसे यहाँ पर दूसरा वाला क्या है, 2 है, 3 है, अलग अलग है। ये दोनों भी अलग अलग है, ये दोनों भी अलग अलग है। मतलब सभी का आपस में चेक करना होता है। मतलब कहीं रिपीट तो नहीं कर रहे हैं। देखें 2, यहाँ पर 2 आया है तो कहीं 2 आया है नहीं, 3 कहीं 3 आया है नहीं, 4 कहीं आया है नहीं, 5 नहीं आया। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, ये दोनों सेम सेम हो गए, यानी ये रिपीट हो गया। रिपीट हो गया तो ये अनेकक है। इसको क्या बोलते हैं, मैनी वन बोलते हैं। तो इस तरीके से भी आप जांच कर सकते हैं, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, नोट कर लेंगे। हमारा जो अगला फलन है वो है आच्छादक फलन, है ना, ऑन्टो फंक्शन। एक फलन f such that a tend to b में आच्छादक है यदि b के प्रत्येक अवयव का a में प्राक प्रतिबिंब हो। ठीक है, सिंपल सा बात बोले तो दूसरे वाले सेट में एक भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। सिंपल सा बात है भैया, दूसरका में एक को छूटे के ना चाहिए। इस दूसरे शब्द में समझें, जो f का परिसर है वह सहप्रांत के बराबर है। यानी f का परिसर और सहप्रांत अगर दोनों बराबर आ गए तो आप बोल दो कि वो आच्छादक है। जैसे ये वाला, इसमें दूसरे वाले में कहीं देखो भैया, हम ये जान रहे हैं कि ये तीनों जो हमें दिया गया है एग्जाम्पल, ये तीनों फलन है। फलन होने के बाद ही, है ना, याद रखेंगे, अगर फलन है तो फलन के बाद आपको चेक करना है कि एकक है, अनेकक है, आच्छादक है, अंतःक्षेपी है। तो ये जो तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, ये तीनों के तीनों फलन हैं। अब फलन में कौन से फलन है इस पे चर्चा करना है ना। तो आच्छादक चेक करने के लिए हमें बस दूसरा वाला चेक करना होता है। फलन चेक करने के लिए पहले वाले पर आते थे कि पहले वाले में सबका होना चाहिए और एक बटन से एक ही काम होना चाहिए। लेकिन अभी आच्छादक में दूसरा वाला में एक भी बटन खाली, मतलब एक भी फंक्शन खाली नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। क्या सबका है, हाँ आच्छादक है। सबका है, हाँ है आच्छादक है। सबका है, नहीं सर सी का नहीं है, आच्छादक नहीं है। बस यही है। आच्छादक में क्या है कि दूसरे वाले सेट में प्रत्येक का मैपिंग किया गया हो, यानी कि सेट बी के प्रत्येक अवयव का सेट ए में प्राक प्रतिबिंब हो। तो ए का प्राक प्रतिबिंब है, बी का प्राक प्रतिबिंब है, सी का भी है, ए का है, बी का है, दो गो है उससे मतलब नहीं है। इसमें उससे न जाना कि सर एक और दो गो बताओ, उससे मतलब नहीं है, बस होना चाहिए। फलन तो है ना भैया, फलन जांच करने के लिए ए से बी में देखा जाता है। हम सिर्फ अभी आच्छादक चेक करें, आच्छादक होने के लिए दूसरे वाले सेट में प्राक प्रतिबिंब होना चाहिए। अब इसमें कहीं थोड़ी बोला है कि एक ही प्राक प्रतिबिंब होना चाहिए, ऐसा तो नहीं बोला गया है ना। तो बस इस बात का ध्यान देंगे कि बी का है, दो गो है, चार गो है, 10 गो है, 20 गो है, मतलब नहीं है आच्छादक के लिए। ठीक, सी का है, यहाँ पर ए का है, बी का है ना, सी का सर नहीं है, इसका मतलब ये आच्छादक नहीं है। चले नोट कर लेंगे जल्दी से। अब बात करते हैं अंतःक्षेपी, है ना, इनटू फंक्शन पे। तो अंतःक्षेपी किसे बोलते हैं, तो सिंपल सा बात है, जो आच्छादक नहीं है ना। अगर कोई फलन आच्छादक नहीं है तो वो क्या है, अंतःक्षेपी है। ठीक है, आच्छादक होने के लिए क्या बोला गया था, सर अगर दूसरे वाले समुच्चय में एक भी अवयव ऐसा ना हो जिसका मैपिंग ना हो, यानी कि जिसका प्राक प्रतिबिंब ना हो, उसे आच्छादक कहते हैं। अगर इसमें एक भी अवयव ऐसा हो जिसका किसी के साथ मैपिंग नहीं हुआ हो, है ना, उसे क्या बोलेंगे, अंतःक्षेपी बोल देंगे। जैसे इस वाले में आते हैं, इसमें ए का कोई प्राक प्रतिबिंब नहीं है, ए का प्राक प्रतिबिंब नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, यह अंतःक्षेपी
छेपी है, ये अपना इंटू है। ठीक ना। अब इसमें आते हैं, इसमें कोई ऐसा अव्यय है क्या जो मैपिंग नहीं किया गया हो? नहीं। तो इसका मतलब ये क्या है? ये है आच्छादक, ये है आच्छादक। ये सर ये है अंतःक्षेपी, ठीक ना, क्योंकि सी का मैपिंग नहीं किया गया है। तो बस यही है। आपसे अगर एकक होगा तो ठीक, अगर एकक नहीं है तो क्या होगा? अनैकिक होगा, ठीक है ना। अगर एकक नहीं है तो अनैकिक होगा। आच्छादक, ठीक है, आच्छादक है तो ठीक है, अगर आच्छादक नहीं है तो अंतःक्षेपी होगा। इस बात पे ध्यान रखेंगे, है ना। चले नोट कर लेते हैं इसको। हमारा जो अगला फलन है वह है एकेकी आच्छादी फलन है, एकेकी आच्छादक है, जिसे बाइजेक्शन बोलते हैं। याद रखें, आपको हिंदी और इंग्लिश नाम दोनों याद रखने हैं ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है ना, एकेकी आच्छादक को बाइजेक्शन बोल देगा, आच्छादक को अंटो बोल देगा, अंतःक्षेपी को इंटू बोलेगा। सबसे ज्यादा इंटू का ही है ना, अंतःक्षेपी के जगह पे सबसे ज्यादा आपको इंटू लिखा हुआ मिलता है, इसलिए इस पे ध्यान रखेंगे। ठीक। एक फलन f such that a tend to b एक एकक आच्छादी फलन है यदि यह एकक के साथ साथ अजातक भी हो। सिंपल सा बात है, अगर कोई फलन है ना, हमारा एक फलन है वो एकक भी है साथ ही साथ आच्छादक भी है, तो उसी को बोला जाता है एकक आच्छादक। सिंपल है ना। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, ये वाला फलन एकक है, ए का अलग सा प्रतिबिंब है, दो का अलग प्रतिबिंब है और तीन का अलग प्रतिबिंब है, ये सर एकक है ना। और समुच्चय जो दूसरा समुच्चय में, उसमें एक भी अव्यय ऐसा नहीं है जिसका प्रतिबिंब, सॉरी, जिसका प्राक प्रतिबिंब, याद रखें प्रतिबिंब और प्राक प्रतिबिंब, ठीक है, जिसका प्राक प्रतिबिंब ना हो, तो यानी ये आच्छादक भी है। ठीक है। और यहां से एक बात समझने वाली, क्या अगर कोई फलन f एककी आच्छादक है, ठीक है, अगर आपका f जो है वो एककी आच्छादी है ना, एककी आच्छादी है, तो f इनवर्स का अस्तित्व है, तब x इनवर्स का अस्तित्व है। इस बात का दम ध्यान रखेंगे, ठीक है। आपको x इनवर्स मिले, कहने का मतलब ऐसा है, कहने का मतलब ऐसा है कि मान लीजिए एक फलन, ऐसे एग्जांपल से समझते हैं, एक यहाँ यही ले लेते हैं, मान लेते हैं ये वाला फलन जो है अपना f है, ठीक है। तो इसका f इनवर्स क्या होगा, है ना, प्रतिलोम फलन जिसे बोलेंगे। तो ये जो दूसरा फलन है, दूसरा समुच्चय है, इससे पहला समुच्चय बना दिया जाएगा और पहले वाले को दूसरा समुच्चय बना दिया जाएगा, ठीक है। और ये a का 3 से, 2 से और c का 1 से ऐसे जोड़ देंगे। तो अगर हमारा जो f है वो 1 c है, 2 b है और 3 a है, तो आपका जो f इनवर्स होगा, यानी f का अस्तित्व है ना, f इनवर्स जो होगा वो 1 3 b 2 और c 1 होगा, इस तरीके से। तो ये बात ध्यान रखेंगे। या एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछता है, यदि किसी फलन का प्रतिलोम फलन का अस्तित्व है तो वह फलन है कौन सा? एककी है, एककी आच्छादक है, अंतःक्षेपी है या एककी अंतःक्षेपी है, इस तरीके का। तो याद रखेंगे वो एककी आच्छादक होगा। एककी आच्छादक फलनों का ही इनवर्स पॉसिबल है, बाकी किसी का भी इनवर्स पॉसिबल नहीं है। चलें नोट कर लेंगे।
चले, थोड़े से अच्छे से सीखने के लिए हमने कुछ फिगर बना रखे हैं, डायग्राम बना रखे हैं, इसके माध्यम से फिर से सोचते हैं कि इनका क्या नाम होना चाहिए, इसमें से कौन एकक है, कौन एकक आच्छादक है, या एकक आच्छादक नहीं है तो क्या है। तो शुरू करते हैं पहले यहां से। इस वाले में हम देख रहे हैं कि सभी का मैपिंग हुआ है, ठीक है, और इन दोनों का जो है सेम प्रतिबिंब है, यानी दो का, और जो दो का प्रतिबिंब है यानी कि हमारा जो F2 है और वही हमारा F3 है। लेकिन भैया आपको पता है कि F2 F3 बराबर आपस में नहीं होता, तो इसका मतलब इसका नाम क्या देंगे हम, सर ये अनेकक है ना। अगर ये बराबर होता तो ये एक एक कहलाता। 2 और 3 बराबर होते हैं क्या, नहीं सर, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, अनेकक कहलाएगा। अब देखते हैं ये अंतःक्षेपी है या आच्छादक है। तो इस वाले में कोई छूट रहा है, सर नहीं छूट रहा है, इसका मतलब ये आच्छादक है। तो इस वाले फलन का नाम क्या हो जाएगा, अनेकक आच्छादक। यहां पर आते हैं, यहां पर देखते हैं कि जो भी आप ले रहे हो सबका एक ही प्रतिबिंब है, 1 का 20 का, तो ये हो गया अपना एकक, ठीक है, ये हो गया एकक। लेकिन इसमें ए का कोई भी प्राक प्रतिबिंब नहीं है, या सिंपल सा यही समझे कि ए का मैपिंग नहीं किया गया है, इसलिए इसका जो नाम होगा वो होगा अंतःक्षेपी, अंतःक्षेपी, ठीक है। यहां पर है सारे का किया गया है और एक, यानी ये एकक, और इसमें एक भी नहीं छूट रहा इसलिए आच्छादक, ये हो गया एकक आच्छादक। फिर से इसमें सभी का हुआ है और एक का एक ही प्रतिबिंब है, किसी भी दो का एक समान प्रतिबिंब नहीं है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, यानी ये एकक है। और सभी का इसमें मैपिंग किया गया है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, आच्छादक कहलाएगा, है ना। अब यहां से समझते हैं, इसमें सभी का हुआ है लेकिन एक ही का हुआ है, ए का, जो ए का है वही बी का है और वही आपका सी का भी है। और याद रखें ये आपस में बराबर नहीं है, अगर आपस में बराबर होते तो समुच्चय में लिखे ही नहीं जाते, क्योंकि समान संख्या को समुच्चय में एक ही बार लिखा जाता है। इसका मतलब ये क्या हो गया सर, ये तो अपना अनेकक हो गया। अब इसमें एक छूट रहा है, इसलिए सर ये अंतःक्षेपी भी हो जाएगा, है ना। चले नोट कर लेंगे। चल, इसके साथ साथ एक बात को सीखना है, समझना है हमेशा कि अगर आपका फलन, है ना, अगर आपका फलन एकक आच्छादक है तो पहले मान लेते हैं इसका सेट ए है और सेट बी है, तो याद रखेंगे सेट ए और सेट बी में अवयव की संख्या हमेशा बराबर होगा। अगर आच्छादक है तो, है ना, एकक आच्छादक है तो समुच्चय ए और समुच्चय बी में अवयव की संख्या हमेशा बराबर होना चाहिए, यानी प्रांत में अवयव की संख्या बराबर सह प्रांत में अवयव की संख्या, इस बात से भी समझना है, ठीक है। चले पहले इसको नोट कर लेते हैं, फिर कुछ और बातों को भी जानेंगे। चले बात करते हैं एकक आच्छादी फलनों की संख्या। हाँ जी, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो हमें जानना है कि एककी आच्छादक फलनों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखें, यदि ए और बी परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय हम पहले क्लियर कर चुके हैं जिसमें अवयव की संख्या गिना जा सके, और इफ सच दैट ए टेंड टू बी एक एककी आच्छादी फलन है, अगर ये एककी आच्छादी फलन है तो ए में अवयव की संख्या बराबर बी में अवयव की संख्या, ये अभी कुछ देर पहले मैंने क्लियर कराया भी है। तो ये ऐसा होता है, अगर ये एककी आच्छादी फलन है तो यही होगा, ठीक है ना, ए में अवयव की संख्या बराबर बी में अवयव की संख्या। चलें आगे देखते हैं, यदि नंबर ऑफ ए में अवयव की संख्या बराबर बी में अवयव की संख्या, दोनों में से कोई एक दे सकता है, हो सकता है ये दे दे या ये दे दे, ठीक है, बराबर n, तो ए से बी में एककी आच्छादी फलनों की जो संख्या होता है वो n का फैक्टोरियल होता है। जैसे
इनका फैक्टोरियल तो पता ही है, जिसे इस तरीके से भी आप रिप्रेजेंट करते होंगे। तो आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाएगा, कोई समुच्चय ए जिसमें 5 अवयव हैं पर एककी आच्छादक फलनों की संख्या क्या है? तो जवाब होगा सर कितने अवयव हैं इसमें? 5। तो जवाब होगा 5 का फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल कहने का मतलब है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना करने पर ये 120 के बराबर आएगा, है ना। तो इस तरीके से हम निकालते हैं और ये आपको याद कर लेना है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए नोट कर लेंगे। हमने एक प्रश्न ले रखा है, प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि अगर आपका फलन f इतना है, फलन g इतना है, तो हमें गॉस निकालना है और फॉग निकालना है, दोनों निकालने हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा, पहले से समझते हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना है। इस प्रकार से 3 समुच्चय बना लेने हैं और पहले ये देखना है कि हमें निकालना क्या है। सर हमें निकालना है गॉफ, ठीक है, गॉफ निकालना है। और ये बात हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं, जो ये पहला वाला है इस दूसरे फलन से लिया जाता है, यानी ये जो होगा अपना जी होगा और ये जो होगा दूसरा वाला ये पहले वाले से लिया जाता है, यानी ये इस तरीके से होगा। यानी अगर आप ऐसे समझो तो ये इस तरीके का केस बनता है, ये एफ यहां चला जाता है, जी यहां चला जाता है, ठीक ना। हाँ जी, अगर ये एफ है तो एफ का जो क्रमित युग्म होगा, एफ फलन में जो क्रमित युग्म है उसके पहले अवयव को इसमें लिखेंगे और दूसरे अवयव को इसमें लिखेंगे। तो पहला अवयव क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। दूसरा अवयव क्या है, 2 3 4 5, 2 3 4 5, और इस तरीके से मैपिंग किया गया है ना। अब आते हैं जी में। तो जी का पहला अवयव ये सेम टू सेम, हमेशा आपको ऐसा ही प्रश्न दिया जाता है कि ये सेम टू सेम ही मिल जाए, यानी 2 3 4 5, 2 3 4 5। अब देखते हैं इसके दूसरे अवयव क्या है। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो हम लिख लेते हैं 1 2 3 4, है ना। आप चाहो तो 4 3 1 2 जिस ऑर्डर में दे रखा है उस ऑर्डर में भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी 2 का रिलेशन किसके साथ है ना, 4 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 1, 5 का 2, इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, अब हमें गॉफ निकालना है। गॉफ में क्या करना है, इस वाले पार्ट को, अगर इसे हम ए मान लें, ये बी है और ये सी है, तो बी वाले को हटा करके डायरेक्ट एसी में आ जाते हैं ना, एसी में आ जाते हैं, यहां पर लिखते हैं। अब यहां से 1 किससे कनेक्टेड है सर, 2 से, और 2 किससे कनेक्टेड है, 4 से। तो हम क्या करेंगे, 1 2 4 के जगह पे 2 को गैप करेंगे और 1 4 को लिखते चलेंगे, यानी अपना जो होगा 1 और 4 का रिलेशन बनेगा, ठीक है। 2 से 3 और 3 से 3 यानी 2 3 का बनेगा। 3 से 4 और 4 से 1 यानी 3 1 का बनेगा। 4 से 5 और 5 से 2 यानी 4 2 का बनेगा, और यही अपना गॉफ है ना, यही अपना गॉफ है। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लेंगे, फिर बात करते हैं फॉग पे। चले हटाते हैं इसको। फिर से हम 3 समुच्चय बना रहे हैं और इस बार जो हमारा रिलेशन है वो फॉग का है ना, फॉग। तो फॉग ये कैंची चला जाता है, ये वाला पहले आएगा, यानी यहां पर अपना जी होगा और ये अपना एफ होगा। तो पहले जी वाले से बात करते हैं। तो पहले जी वाले में देखें 2 3 4 5, यानी 2 3 4 5, और क्या है 1 2 3 4 है। मिलाते हैं 2 का 4 से, 2 का 4 से, 3 का 3 से, 4 का 1 से, 5 का 2 से, इस तरीके से, है ना। अब फलन f पे बात करते हैं। तो ये तो सेम होगा 1 2 3 4, है ना। अब 2 3 4, 2 3 4 5, और ये इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो फॉग क्या होगा सर, 2 का 4 से और 4 का 5 से, यानी 2 5 लिख लें क्या, ठीक। 3 का 3 से और 3 का 4 से, यानी 3 4 लिख लें क्या, है ना। 4 का 1 से और 1 का 2 से, 4 2 लिख लेते हैं, और 5 का 2 से और 2 का 3 से, कुछ
इस तरीके का, है ना। तो ये अपना फॉग होगा। चले नोट कर लेंगे। फलनों के संयोजन से ज्यादातर ये वाले प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, है ना। आपको एफ एक्स दिया रहेगा, जी एक्स दिया रहेगा और बोलेगा आप फॉग निकालो, गॉफ निकालो। तो अपने को करना क्या है, याद रखें इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होगा एफ जी एक्स और इसका मतलब होगा, है ना, जी एफ एक्स। चलिए बात को समझते हैं, है ना। सबसे पहले आते हैं यहाँ पर, तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या है, एफ है, तो हम पहले एफ एक्स बराबर 2x+1 ले लेते हैं। लेकिन भैया यहाँ पर x के जगह पे हमें क्या रखना है, gx रखना है। ये तो पता है कि यहाँ पर x है तभी यहाँ पर x लिखा गया है। अगर यहाँ पर x को किसी दूसरे नंबर से आप प्रतिस्थापित करोगे तो सीधे तौर पे हर जगह पर प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर x है तो x के जगह पर अगर आप 5 लिखते हो तो यहाँ भी 5 लिखोगे, अगर 10 लिखते हो तो 10 लिखोगे। तो फिलहाल हमें x के जगह पे क्या चाहिए सर, x के जगह पर हमें gx चाहिए। तो हम लिख लेते हैं 2gx+1 और gx का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है, तो सर x² है। तो ये हो गया अपना इसका मान, या आप बोल सकते हो f ऑफ gx 2x² + 1, है ना। इसी तरीके से यहां पर आते हैं, हम पहले g है तो पहले gx बराबर लिख लेते हैं। gx बराबर क्या है, x²। तो हमें चाहिए क्या सर, यहाँ पर हमें fx चाहिए, है ना, हमें fx चाहिए। तो हमने यहाँ पर fx लिख दिया, तो यहाँ पर भी मेरे भाई fx ही होगा। और fx का मान कितना है सर, fx का मान है 2x+1 और ये हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी कि 4x² + 1 का स्क्वायर + 2 इंटू a इंटू बी, ये वाला केस बनेगा। यानी 4x² + 2 4x+1, यानी अपना जो उत्तर होगा f ऑफ fx वो इस तरीके से होगा। तो इस प्रकार का जो प्रश्न है एग्जाम में पूछता है और बहुत बार पूछा गया है। आप देखोगे कि हर एक साल इस टाइप का 1 या 2 प्रश्न आपको मिलता ही है, तो इस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे, नोट कर लें। अब थोड़ा बात कर लेते हैं संयोजन के गुण पर, है ना, कि इसके गुण क्या हैं समझते हैं। एफ सम हो, सम मतलब समफलन, पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि समफलन और विषमफलन क्या है। एफ समफलन हो और जी समफलन हो तो अपना जो गॉफ होता है वो भी समफलन होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एफ बराबर x² ले लो और g बराबर आप x का पावर 4 ले लो, तो जो जब आप भी आप गॉफ बनाओगे इतना, तो ये भी एक समफलन ही होगा। जैसे ये समफलन है, ये समफलन, यहाँ पर कुछ भी रख लो, माइनस भी रखोगे प्लस में आएगा, माइनस रखोगे तब भी ये प्लस में आएगा। तो आप यहाँ पर इसको ऐसे समझें, हमें इतना लिखना होगा। अगर x है तो x का स्क्वायर, तो यहाँ पर gx है तो gx का स्क्वायर, और gx का वैल्यू क्या है, x का पावर 4 है, यहाँ पर कर देंगे, यानी x का पावर 8। अभी भी आप अगर यहाँ पर आप निगेटिव नंबर रखते हो तो आपका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आता है। तो इसी को, अगर ये दोनों सम है तब ये सम होगा। अगर f भी विषम है और g भी विषम है तो आपका फॉग जो होगा वो विषम होगा, कुछ इसी तरीके से, ठीक है। अगर आपका f सम है और g विषम है, मतलब एफ सम और जी भी सम हो, तब भी आपका जो फॉग होगा वो सम होगा। इसके लिए भी समझ लेते हैं कैसे। हमने इसको सम ले लिया है और इसको हम विषम ले लेते हैं। अगर यहाँ पर माइनस रखेंगे, है ना, तो ये माइनस में रिजल्ट दे देगा, ठीक, ये माइनस में रिजल्ट दे देगा। तो अब देखते हैं कि हमारा गॉफ कितना होगा, यानी कि ये कितना होगा। तो पहले बात करते हैं एफ एक्स इक्वल टू, हमारे पास क्या है, x² है, लेकिन एफ एक्स के जगह, x के जगह पे हमें जी एक्स लेना है, तो जी एक्स का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जी एक्स का वैल्यू कितना है सर, जी एक्स का वैल्यू x है, यानी ये खुद x² हो जाएगा, यानी कि अपना जो गॉफ है वो x² है। तो x² यानी x के जगह पे अगर आप -x भी रखते हो तब भी ये x² ही रहता है, तो इसलिए ये क्या है, समफलन है। इसी तरीके से अगर आपका f विषम फलन हो और g समफलन हो, तब भी, है ना,
तब भी ये समफलन ही होगा। इसको भी समझ लेते हैं कि सर ये कैसे हो सकता है। ठीक है, ये कैसे हो सकता है, इसको भी समझ लेते हैं। हमने f को विषम बना दिया और इसको समफलन बना दिया, है ना। हमारा जो f है वो विषम है, और ये विषम क्योंकि अगर माइनस रखेंगे तो निगेटिव बाहर आ जाएगा, इस कारण से हमें निकालना है f ऑफ g। ठीक है, तो हम पहले fx पे बात करते हैं। fx बराबर अपना क्या है, एक्स स्क्वायर, और यहां से इस तरीके से ले लेते हैं, ये इतना हो जाएगा, यानी एफ ऑफ जी बराबर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। और बताओ भैया क्या एक्स स्क्वायर कभी भी निगेटिव हो सकता है, नहीं। यानी ध्यान रहे कि सम सम हो तब भी सम, सम विषम हो, विषम सम हो तब भी सम। विषम कब आएगा, जब दोनों फलन अपना विषम हो, तभी ये विषम होता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है एफ और जी दोनों, है ना, दोनों एक एक आच्छादक है। अगर एफ भी एक एक ही आच्छादक है और जी भी एक एक ही आच्छादक है, तो गॉफ भी क्या होगा, है ना, गॉफ भी आपका एक एक ही आच्छादक होगा। नोट कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है इसको। अगला है अपना तत्समक फलन के साथ किसी फलन का संयोजन फलन ही होता है। कहने का मतलब अगर आपका कोई तत्समक फलन है, हाँ, उसका किसी दूसरे फलन के साथ अगर आप संयोजन कर देते हैं तो खुद वही फलन आपको मिलता है। कहने का मतलब हम ऐसा समझ लेते हैं, कोई तत्समक फलन हमारा जो है अपना 1 1 2 2 3 3 है। याद रखें, तत्समक फलन हमेशा सेल्फ पेयर में होता है ना। हमने इससे पहले समान फलन और तत्समक फलन को एक साथ समझाया था कि दोनों के प्रांत बराबर होने चाहिए, परिसर बराबर होने चाहिए, सहप्रांत बराबर होने चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि समान और तत्समक दोनों एक ही है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। तत्समक फलन इसे बोलते हैं, ठीक। और अपना एक फलन f ले लेते हैं, जो कि 1a 2b और 3c है। क्लियर। तो अब क्या करते हैं, हम निकालते हैं इनका संयोजन, f ऑफ i निकाल लेते हैं। तो ये अपना i हो जाएगा और ये अपना f हो जाएगा। 1 2 3 1 2 3 a b c। तो एक का एक से इस तरीके का होगा। तो आप जब निकाल रहे हो तो एक का एक से, यानी हमारा जो बनेगा वो कुछ इतना बनेगा, 2 का फिर b से बनेगा और 3 का फिर c से बनेगा, यानी यही तो अपना f है। यही बात बताया गया है कि अगर तत्समक फलन के साथ किसी भी फलन का आप संयोजन करते हो तो स्वयं फलन ही प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्या है, अगला है फॉग और गॉफ नॉर्मल स्थिति में ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं। याद रखेंगे, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं। लेकिन अगर कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा बोला जाए कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब है f जो है वो या तो g इनवर्स के बराबर है या g इनवर्स f इनवर्स के बराबर है। इस बात का भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपने को ये याद रखना है कि अगर f ऑफ g हो और इतना हो तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये बराबर नहीं होता, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, इस वीडियो में इतना ही। बाकी के जो प्रश्न हैं वो आपको अलग से एक वीडियो मिल जाएगा। मैं इस वीडियो के लास्ट में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख करके इनसे संबंधित क्वेश्चनों को देख सकते हैं। चलिए पढ़ते रहें, धन्यवाद। ए भाई तनी सब्सक्राइब कराना दी, साथे साथे लाइक और कमेंट भी कर दी और घंटी वाला बटन दबा दें।